अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 को देखेंगे। इसके तमाम सवालात क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स 2, 3, 4, 5 तमाम के तमाम कवर होंगे और हर स्टेप से इंशाल्लाह आपको गुजरता हुआ नज़र आऊँगा। कोई कन्फ्यूजन कोशिश मेरी ये होगी कि ना रहे, हर सवाल को एड्रेस करूँ। और ये 9th मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप वालों के लिए AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे सिलेबस है। पंजाब वालों का भी ऐसा ही है, क्योंकि उसमें भी 1.6 में क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चंस डिफरेंट हैं तो मेथडोलॉजी जो है वो सेम है। तो इसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 को देख लेते हैं वहाँ से आगे। और अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा, वहाँ पे मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। हर क्वेश्चन हर पार्ट के इंशाल्लाह मैं टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दूंगा। आप एक क्लिक करेंगे, वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी। प्लस अगर आप वीडियो की जिसे कहते हैं ना तेज़ आप, यानी अगर 1 घंटे की वीडियो और आप 25 मिनट में देखें तो आप उसको सेटिंग में जाके वीडियो के नीचे एक ऑप्शन होता है, 3 डॉट से बने होते हैं, या वो एक सेटिंग वाला जो आइकन होता है उसको क्लिक करके प्ले बैक स्पीड उसको बढ़ा दें, यानी 2x कर दें तो डबल हो जाएगी, जैसे आपको आसानी हो। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को। अच्छा, क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड देन बाय क्रैमर रूल। यानी कहता है कि आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। यानी इन इक्वेशंस का आंसर आपने एक दफ़ा इस मेथड से निकालना और एक दफ़ा इस मेथड से। आंसर में एक जैसे ही आएंगे, लेकिन आपने दोनों मेथड्स को यूज़ करना है। तो कह रहा है जी लीनियर इक्वेशंस, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशन कहते हैं जब भी आपको इक्वालिटी का साइन नज़र आए, उसके दोनों तरफ कोई ना कोई शेप आपको नज़र आए। जैसे मैं कहता हूँ 4x = 3, तो अब ये इक्वालिटी के बाएं जानिब और दाएं जानिब कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, इसे कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, और ये तो इक्वेशन का आपको समझ आ गया। लीनियर से मुराद क्या है कि उसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल होगा ना, यानी जैसे यहाँ पर x इन्वॉल्व है तो उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? +1। तो लीनियर इक्वेशंस इनको कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं। अब देखें इक्वलिटी के बाएं जानिब भी कुछ मौजूद है और दाएं जानिब भी कुछ मौजूद है। इसका मतलब ये इक्वेशन होगी नंबर 1। दूसरा ये कि इसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी नंबर्स के अलावा जो ABCD XYZ में से जो अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहा है वो वेरिएबल होगा, उसकी जो पावर होगी वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की पावर आपको नज़र नहीं आ रही, तो आपको समझ जाना है कि जब कुछ भी नज़र ना आ रहा हो तो पावर क्या होती है? 1 होती है। तो ये क्या हैं? दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। इन दो लीनियर इक्वेशंस में से हमने x और y की वैल्यूज़ को निकालना है, लेकिन किस तरह निकालना है उसने हमें बाउंड किया है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करो या फिर क्रैमर रूल को यूज़ करो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं उनको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करूँगा, फिर इन सवालों को दोबारा, यानी इन क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स को दोबारा क्रैमर रूल से करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें, उसके बाद दोबारा इसी सवाल को फ़ौरन क्रैमर रूल से करें तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इस तरह इसलिए करवा रहा हूँ कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को जब हम बार बार करेंगे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम क्रैमर रूल को बार बार जब करेंगे तो हमारी और ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी उस रूल में। ठीक है, तो ऐसे दोनों को पैरेलल में अगर मैं मेथड्स को करूँ तो थोड़ा सा ये है कि मिक्स हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स दोनों की, तो इसलिए मैं चाहता हूँ दोनों को अलग अलग करूँ। ठीक है, चलें बहुत बातें होंगी, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में जाके आपने एक दफ़ा क्या करना है? बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेडिंग देनी है ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि ये सवाल, इसका जवाब जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से फाइंड किया जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? ये चूँकि मैट्रिक्स का चैप्टर है तो हम मैट्रिक्स के साथ ही खेलेंगे, मैट्रिसेस के साथ। अब आपने इनको क्या करना है जी? इन मैट्रिक्स फॉर्म ये बात लिखनी है, यानी कि जो दो लीनियर इक्वेशंस पड़ी हुई हैं इनको आपने इसमें से डाटा निकालना है, इसमें से काम की चीज़ें निकालनी है और मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लाना है इसको। मैट्रिक्स के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं और उसके अंदर डाटा डालते हैं, एलिमेंट्स को डालते हैं। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ से आपने x और y के साथ जो चिपके हुए नंबर हैं जिन्हें कोफिशिएंट्स कहते हैं वो आपने निकालने हैं। इसी तरतीब से देखें, सबसे पहली इक्वेशन ये वाली है, इसमें शुरू में x के साथ कौन सा वेरिएबल है? +3, वो लिखें। इसी तरह आगे आ जाएं, थोड़ी सी स्पेस दें। y के साथ कौन सा वेरिएबल है? -2, विद साइन आपने लेना है, ये -2 आ गया।
अब नीचे आ जाएं, एक्स के साथ एक्स के साथ चिपका हुआ नंबर कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है, वो 6 है, वो लिखते हैं। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है, जब कोई साइन नज़र ना आ रहा हो तो वो प्लस होता है। इसी तरह यहाँ वाई के साथ चिपका हुआ नंबर कौन सा है, -4, वो लिखते हैं। समझ आ गई ना? जिस तरतीब से x -2y 6x-4y पढ़े थे, उसी तरतीब से मैंने उठा के उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इक्वालिटी के इस तरफ वाला हम काम कर रहे हैं, बाएं जानिब लेफ़्ट साइड वाला, तो हम एक और के ब्रैकेट डालेंगे। इसमें अब हम कैद करेंगे वेरिएबल्स को, x y को कैद करेंगे। देखें यहाँ पे 3x, यहाँ पे 6x, ये भी x है, ये भी x है, इनका ख़ानदान एक ही है। अगरचे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 2x हैं, लेकिन चूँकि ख़ानदान इसका एक ही है तो हम इसको लिखेंगे x। ठीक हो गया, एक x। इसी तरह y 2 हैं, लेकिन चूँकि इनकी नस्ल y है तो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे y। अच्छा, इक्वल टू, यानी हम x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस x के लिए भी ट्रू होगी, इस x के लिए भी ट्रू होगी, इसलिए 2 दफ़ा x लिखने की और 2 दफ़ा y लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक जैसी नेचर वाली एलिमेंट्स को आपने एक दफ़ा ही लिखना है, रिपीट बेशक हो रहे हो। अच्छा, 5 और 8 ये इक्वलिटी के दूसरी जानिब थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है जी, आपने इनको नाम दे देना है लेट करके। इस पहले वाली को नाम दे दें आप a का, 3 - 2 6 -4, एंड इसको नाम दे दें, सॉरी यार, कॉमा डाल के x इज़ इक्वल टू, कैपिटल X इज़ इक्वल टू XY। आप वैसे कोई भी नाम दे सकते हैं, BCDEFG कुछ भी, लेकिन चूँकि बुक में और ज़्यादातर हम XY के लिए कैपिटल X डिनोट कर रहे होते हैं, मैं उसी तरीक़ाकार को लेके आगे चल रहा हूँ। और इसको आपने नाम दे दें B का, 5 8। ठीक हो गया। इन तीनों मैट्रिसेस को मैंने नाम दे दिया A, X और B। ये जो पैटर्न बना हुआ है, पहला मैट्रिक्स, दूसरा और फिर इक्वालिटी के बाद तीसरा, तो इनको मैं सिम्बॉलिकली कैसे लिखूँगा, सो AX इज़ इक्वल टू B, यानी A मल्टीप्लाई बाय X इक्वल टू B। इन तीनों के नाम रख के जब मैंने इसको इस फॉर्म के साथ मैच करवाया तो ये बन गया AX इज़ इक्वल टू B। और मुझे क्या चाहिए, x और y फाइंड करना है, मतलब ये वाला x फाइंड करना है। इस x को यहीं रहने दें, a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, b के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे a की पावर कुछ भी नहीं है, जब पावर कोई भी ना हो तो क्या होती है, 1 + 1। तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लें तो a + 1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1, और साथ में b मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपके काम की शय है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, कि हमें A इन्वर्स चाहिए, B हमें पता है, A इन्वर्स हमें अगर पता लग जाए तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के X मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि X और Y की वैल्यू पे मुश्तमिल है। तो हमें A इन्वर्स का पता है, वो किसके बराबर होता है, पिछली एक्सरसाइज में हमने इसकी प्रैक्टिस की है। A इन्वर्स बराबर होता है जी एडजॉइन ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको भी आप काम की शायद, इसको आप पैक कर दें इक्वेशन 2 में। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी तरफ बाद में आएंगे, पहले हम इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइन ऑफ A चाहिए। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया ना तो हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 0 ना हुआ तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। डिटर्मिनेंट से मुराद क्या है कि हम पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी ऐसे क्रॉस में, किधर बाहर हो गया, ऐसे क्रॉस में, पहले को आखिरी के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ। तो यहाँ पे 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 को इसके साथ, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो 3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, इक्वल टू प्लस माइनस, -4 3 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ार क्या हो जाएगा, -12, इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस 12, -12 प्लस 12 कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। देखें, जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड कर रहे हो या क्रैमर रूल कर रहे हो, जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आएगा ना, तो आपने कह देना है कि सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सिंस यहाँ पे आप लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने यहाँ पे डालना था
और डिनोमिनेटर में जो ये बट्टे की फॉर्म है, डिवाइड की फॉर्म है, जब कोई चीज़ पड़ी होती है उसमें ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में ज़ीरो अलाउ है ही नहीं, मैथ में इसकी कतई आपको इजाज़त नहीं है क्योंकि इसका आंसर नहीं आता होता। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो आने का मतलब है ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। जब ए इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते तो फिर एक्स कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे उस ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ डालनी थी ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें, इसका आंसर नहीं आता क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है? ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में सिर्फ ऐसा है, बाकी पार्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी शुरू में ही प्रैक्टिस करवा रहा है बुक वाला कि देखो डिटर्मिनेंट जब भी ज़ीरो आएगा तो आप आगे इसको हल नहीं कर सकते, नहीं करना आपने। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अब आपके सामने है। सॉल्यूशन लिख के हेडिंग मैंने पहले ही दे दी है। हम इसको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, फिर आगे चल के हम इसको दोबारा क्रैमर रूल से भी करेंगे। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है वाया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेडिंग आपने देनी है। फिर आपने क्या करना है? इन मैट्रिक्स फॉर्म का ऐलान करना है, ऐसे ऐलान नारा मारना है और उसके बाद ये वाली जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको आपने कन्वर्ट कर देना है मैट्रिक्स की शक्ल में। उसमें आप क्या करेंगे? ऐसे आप कर लें, जो एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं, यानी सॉरी एक्स और वाई तो खुद वेरिएबल्स हैं, उनके साथ चिपका हुआ जो नंबर है जिसे कोफिशिएंट कहते हैं वो आपने इसमें कैद करना है, इस मैट्रिक्स में, और जो वेरिएबल्स हैं उसको इसमें, और इक्वालिटी की दूसरी जानिब जो डाटा है जो कि 5 और 2 पे ही मुश्तमिल है वो आपने दाएं जानिब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूँगा एक्स और वाई के साथ जो चिपके हुए नंबर हैं जो कि कोफिशिएंट्स कहलाते हैं वो डालूँगा। उसी तरतीब से देखें 4x पहले है तो यहाँ पे x के साथ क्या था? 4, वो डाल दिया। y को निकाल के y के साथ चिपका हुआ नंबर कौन सा है? -10, वो डाल दिया। x के साथ चिपका हुआ नंबर कौन सा है? -3, वो डाल दिया। y के साथ चिपका हुआ नंबर कौन सा है? +8, वो डाल दिया। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आगे आ जाएँ। कौन से दो वेरिएबल्स या 3 या 4 जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे वो आपने लिखने हैं। एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। अगरचे x यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हमने एक जैसे हैं x, ये भी x है ये भी x है, पावर 1 है पावर 1 है, हम एक दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह y 2 है लेकिन हमने एक दफ़ा लिखना है, उसका इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव y ये एक ही होगा। ठीक है, आगे आ जाए। यहाँ पे डाटा क्या पड़ा हुआ है? 5 और 2 है, उसी तरतीब से ऊपर नीचे आपने ऐसे लिख देने हैं। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इन तीनों मैट्रिक्स को नाम दे दें। आप कह रहे हैं लेट, इसको नाम दे दें पहले वाले को a, 4 -10 -3 8, और इस वाले को आप हर दफ़ा नाम दे दिया करें कैपिटल X, और बचता कौन सा? ये एंड का सिंबल है B, इसको आप नाम दे दिया करें B का, A B और X। ठीक है, 5 2, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? ये आपने नाम दे दिए, तो अब इस वाली जो मैट्रिसेस की शक्ल थी इसको मैं लिख सकता हूँ सो AX = B। ये A था, ये X = ये B, वो मैंने लिख दिया सिंबल की फॉर्म में। मुझे चूँकि सिर्फ x चाहिए, x और y फाइंड करना है, कैपिटल X चाहिए तो मैं कैपिटल X को इधर ही रहने दूँगा, a को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, p के नीचे चला जाएगा बार बार ऐसे। अच्छा, अब a की पावर यहाँ पर क्या है? +1, जब ऊपर ले आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा? A इन्वर्स b। ये काम की शायद इसको आपने पैक कर देना है इक्वेशन 1 का नाम देके। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी? यहाँ आगे आ जाए। अब आपने क्या करना है? ए इन्वर्स फाइंड करना है, और आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि ए इन्वर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी काम की इक्वेशन है, इसको आप पैक कर दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें इसको। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा यानी वो ए इन्वर्स वो हम यहाँ इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को हल करें। इसमें भी आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है जी? ये ए मैट्रिक्स है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है, यानी कि पहले को आखिरी के साथ माइनस दूसरे को तीसरे के साथ, यानी ऐसे क्रॉस में, ये देखें ऐसे क्रॉस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये पहले ब्रैकेट डाल दें ऐसे, 4 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -10 -3 से। ठीक हो गया, इक्वल टू, तो 8 4 क्या आ जाएगा? 32 माइनस 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 प्लस 10 3 3 30
+30 इक्वल टू, अब देखें 32 में से -30 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +2 हेयर। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आना चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ये आपने बात हर दफ़ा लिखनी है कि जब भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, 0 नहीं होना चाहिए, तो सोल्यूशन मुमकिन है, पॉसिबल है। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ गया जो कि 2 है। अब आपने एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइन ऑफ ए में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये मैट्रिक्स ए है ना, इसका एडजॉइन जब लेंगे तो पहले और आखिरी की जगह चेंज करेंगे, पहले और आखिरी की जगह चेंज करेंगे, दूसरे और तीसरे का साइन, तो 4 और 8 अपनी जगह बदल लेंगे, 8 ऊपर आ जाएगा, 4 यहाँ पे, यानी हर यहाँ भी क्रॉस वाला काम हो रहा है, क्रॉस में कुछ ना कुछ तब्दीली हो रही है। और ये दूसरे और तीसरे का हमने साइन बदलना है, तो ये -10 था +10 बन जाएगा, ये -3 तो ये क्या बन जाएगा +3। ठीक हो गया। अच्छा, एडजॉइन ऑफ ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। अब आप ए इनवर्स को रिकॉल कर लें, इक्वेशन 2 को बुला लें ऐसे करके, इक्वेशन 2 बिकम्स, अब क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 में आप वैल्यूज़ डाल दें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए क्या है जी 8 10 3 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है जी डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये 8 के नीचे भी हो रहा है, 10 के नीचे भी, 3 के नीचे भी और 4 के नीचे भी। तो कर दें, यहाँ सामने आ जाए, जगह बाहर होगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा जी 8/2 10/2 3/2 और 4/2। अब देखें ये कट भी रहा है, 2 1 2 2 4 2 1 2 2 5 ये नहीं कटता, 2 1 2 2। अब इसको साफ करके लिखें, ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया 4 5 3/2 और 2। ठीक हो गया, ए इनवर्स भी आपके पास आ गया। अब आप इस ए इनवर्स की वैल्यू को डाल देंगे किसमें, इसमें आपके पास इक्वेशन 1 को अब आप रिकॉल कर लें, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या है जी x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b, x इज इक्वल टू कैपिटल X। ए इनवर्स क्या है आपके पास, ये है 4 5 3/2 और 2, और b आपके पास क्या है 5 2। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ये रो को कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस का निशान डालना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो गया, अब दूसरी रो को करवाएं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, इक्वल टू 4 5 ज़ार 20 प्लस 5 2 ज़ार 10 और ये 5 3 ज़ार क्या हो जाएगा 15/2 प्लस 2 2 ज़ार 4 इक्वल टू आगे आ जाए, 10 और 20 क्या हो जाएंगे 30, और ये हो जाएगा नीचे यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे 2 LCM आ जाएगा, तो 15 प्लस 4 2 ज़ार 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा x इज़ इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई जी 30, और नीचे क्या आ गया 15 प्लस 8 23/2। तो ये x असल में क्या था, x और y का मैट्रिक्स था। अब आप इसको नंबर वैल्यू दे दें, यानी x की जगह आप डाल दें x और y, और ये किसके बराबर है नज़र आ रहा 30 और 23/2। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये देखें, ये पेज 1 है, पेज 2 और ये पेज 3 है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 30 एंड y की वैल्यू आपके पास आ गई, यानी x के सामने क्या है, ऊपर दूसरे मैट्रिक्स में पहले 30 है, y नीचे है, यहाँ भी नीचे क्या है 23/2। तो आमने सामने जो होंगे वो इनकी वैल्यूज़ होंगी 23/2। ये इसकी क्या आ गई जी आंसर, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 23/2। थोड़ा सा कि लंबा आपको लग रहा होगा लेकिन आसान है। मैं 1 मिनट इसको ऊपर करके आपको सारा दिखा देता हूँ। ये सारा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेज 1, पेज 2 और पेज 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगले पार्ट को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसको भी आपने मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से पहले करना है। सॉल्यूशन में जाके आप मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड की हेडिंग देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है, भूल गया मैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये बात आपने लिखने के बाद इस तरह के 3 मैट्रिक्स आपने डालने हैं। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड वाले जो पार्ट है उसको आपने कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस में। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसमें आप डालेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स, यानी एक्स और वाई के साथ चिपके हुए जो नंबर हैं वो आपने पहले मैट्रिक्स में डालने हैं। तो एक्स के साथ चिपका हुआ नंबर कुछ भी नहीं है नज़र आ रहा, तो कुछ भी ना हो तो क्या होगा 1, तो +1 यहाँ डाल दिया। इसी तरह वाई के साथ कोई चिपका हुआ नंबर है नहीं है, तो जब कोई भी ना हो तो क्या होगा 1, वो डाल दिया। इसी तरह नीचे आ जाएं, देखिए उसी तरतीब से एक्स वाई ऊपर थे, ये एक्स वाई की जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी ऊपर वाली रो में आ गए। इसी तरह 3x + 7y के नीचे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ये नीचे, हम इसके जो एलिमेंट्स हैं वो उठा के निचली रो में लाएंगे। तो x के साथ चिपका हुआ नंबर कौन सा है 3 + 3 वो लिखते हैं, y के साथ चिपका हुआ नंबर कौन सा है +7। प्लस निशान डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अंडरस्टूड होता है, जब कोई सिंबल ना हो तो अंडरस्टूड होता है वो प्लस है। अच्छा, और कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, 2 तरह के वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक x है और एक y है। अगर x ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन आपने इसका रिप्रेजेंटेटिव एक x लिखना है। इसी तरह y ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ये एक ही तरह के हैं तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, एक इनका नुमाइंदा आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हो गया। अब इक्वालिटी के दूसरी जानिब जाएँ। अब देखें यहाँ भी इक्वालिटी है, ये भी इक्वालिटी है, आपने एक दफ़ा इक्वालिटी का साइन डालना है। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर 2 है उसको ऊपर लिखते हैं, या 4 नीचे है इसको नीचे लिखते हैं। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इनको नाम दे दें, गुमनाम थे इनको नाम दे दें लेट करके। पहले वाले को नाम दे दें ए का 1 1 3 7, और इस वाले को हमेशा आप नाम दिया करें एक्स, कैपिटल एक्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक्स ही दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आम प्रैक्टिस बुक में भी यही करवाई जा रही है तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और ये एंड का सिंबल है, आखिरी वाले को आप नाम दे दें इसको बी का। ठीक हो गया। ऐसा करने से मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ ए एक्स, ये ए था ये एक्स था = बी, इसको मैंने लिख दिया ए एक्स = बी। अब मुझे ये कैपिटल एक्स फाइंड करना है क्योंकि एक्स और वाई हमें अननोन है, तो मैं इस ए को जो यहाँ के मल्टीप्लायर है वहाँ ले जाऊँगा, ये चला जाएगा x = बी के नीचे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब +1 है, नज़र नहीं आ रही, तो ये ऊपर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा x = A 1 B। ये काम की शय है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें क्योंकि हमें A 1 नहीं पता, पहले आप वो फाइंड करके आएँ। तो आपको पता होना चाहिए एज़ करके आप लिखें, ये आप पिछली एक्सरसाइज में देख के आए कि इन्वर्स या किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किसके बराबर होता है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइन आप लेते हैं, एडजॉइन ऑफ ए, यहाँ पे ए है तो ये एडजॉइन ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको भी आप नाम दे दें किसका, इक्वेशन 2 का। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ए इन्वर्स की वैल्यू आएगी, उसको आप डालेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है। अच्छा, उसमें भी आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट नीचे वाले को फाइंड करेंगे, तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लें। ठीक है, यहाँ आगे आ जाए, जगह हमारे पास काफ़ी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, दूसरे और तीसरे को, यानी क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है, पहले आखिरी को दूसरे को तीसरे के साथ, दरमियान में साइन माइनस आता है, ऐसे ब्रैकेट्स 2 डालें माइनस ये 2 ब्रैकेट्स, पहले को आखिरी के साथ दें 1 × 7, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अच्छा, 1 × 7 1 × 3, 7 1 7 -3 1 3, +7 में से -3 निकाले तो ये आ गया +4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया +4। सिंस अब यहाँ पे एक बात लिखा करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता, हम यहाँ पे लिखते सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, बस वहाँ पे रोक देते, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में किए। ठीक है, सॉल्यूशन पॉसिबल। अब आप एडजॉइन ऑफ ए फाइंड कर लें। एडजॉइन ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसमें भी क्रॉस में ही गौर किया जाता है, पहले और आखिरी, यानी पहले और आखिरी अगर क्रॉस टर्म तो ये और ये क्रॉस बन रहा है ना, पहले और आखिरी की जगह आपने चेंज करनी है,
7 1 की जगह, 1 7 की जगह, और दूसरे और तीसरे का सिंबल, +1 था तो -1 हो जाएगा, +3 था तो -3। एडजॉइन ऑफ ए भी आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को याद 2 को याद कर लें, सॉरी, एडजॉइन ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसमें डालना है। तो इक्वेशन 2 को आप ऐसे करके, इक्वेशन 2 बिकम्स, वो क्या है जी, ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइन ऑफ ए क्या था, ये मैट्रिक्स लिखें 7 -1 -3 और +1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 4, निकाला हुआ ना, वो 4 नीचे डाल दें। अच्छा, अब देखें ये 4 इस पूरे मैट्रिक्स के नीचे है, इसका मतलब है इसके हर एलिमेंट के नीचे भी 4 आएगा। तो आप कर लें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 के नीचे भी 4 आएगा, -1 के नीचे भी 4 आएगा, -3 के नीचे भी 4 आएगा, और 1 के नीचे भी 4 आएगा। ये ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई, मैट्रिक्स आ गया। अब आप इक्वेशन 1 को याद कर लें, क्योंकि ए इनवर्स ही हमें चाहिए था ना। आप ए इनवर्स डालेंगे बी, तो पहले से पता है, तो एक्स फाइंड हो जाएगा, कैपिटल एक्स, यानी कि एक्स और वाई। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो वैल्यूज़ डाल लें, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है आपके पास, ये लिखें 7/4 -1/4 -3/4 1/4। देखिए 1/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, दोनों का मतलब एक ही होता है। 7/4 को मैंने इसी स्लैश डाल के नीचे 4 लिखा, कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, अब क्या करना है, बी क्या है हमारे पास, ए इनवर्स हमारे पास आ गया, बी क्या है, ये 2 4, मल्टीप्लाई करवाना है, ये रो और ये कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है जी, तो करें मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू, पहली रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 7/4 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस आएगा लाजमी तौर पे, मल्टीप्लाई में दरम्यान में प्लस आता होता है, और -1/4 मल्टीप्लाई बाय, इस 4 से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3/4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, और +1/4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 4। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 4 1 4 4 1 4 2 1 2 2 2 4 1 4 1। ठीक हो गया। अब साफ करके लिखें, क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे क्या था 4 था, तो ये आ जाएगा 7 1 7/2। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 नहीं होगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3/2, और +1 1 1, तो ये 1 ही आ जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे आप इसको साफ करके लिखें, यानी ये 7/2 -1, यानी यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 2, तो 7 -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 2 -3 और +2। एलसीएम लेना आता है ना, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 यहाँ पे क्या, 2 2 से कट गया, 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 -3, और फिर 2 यहाँ 1 से नहीं कटता, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया। आगे साफ करके लिखें, 7 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, -3 में से +2 निकालेंगे ये आ जाएगा -3 में से +2 निकालेंगे तो -1/2। तो x की वैल्यू क्या है आपको पता है, x किसके बराबर है, ये xy। लिखते हैं xy इक्वल टू 5/2 और -1/2। क्या मतलब, सो x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू, यानी x के सामने कौन सा है 5/2, y के सामने कौन सा है, या y की पोजीशन पे -1/2। ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक हो गया, ये सारा सवाल आपके सामने भी आ गया ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हर स्टेप को समझाया समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़े से सवाल लंबे हैं ये मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से, तो लेकिन हैं आसान है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, इसको देखते हैं। बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम तमाम सवालों को क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड में आपने इसको पहले एडिंग देनी है, उसके बाद आपने इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐलान करना है लिख के। अब क्या करना है आपने,
इक्वलिटी के इस जानिब दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो एक्स वाई है और दूसरा उनके साथ चिपका हुआ कोई ना कोई नंबर है। इसलिए आप लेफ़्ट साइड पे दो मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे, और राइट साइड पे चूँकि नंबर्स ही हैं और कोई चीज़ नहीं है तो आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो डाटा कोई यानी जो इसमें चीज़ें हैं वो आपने तरीके से पहले मैट्रिक्स में, दूसरे में और फिर तीसरे में लिखनी है। कैसे? एक्स, सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स में आप एक्स और वाई के साथ चिपके हुए जो नंबर हैं जिनको कोफिशिएंट्स कहते हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं इसी तरतीब से। अब यहाँ पे एक्स है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो 1/4 ये लिखती है। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि जब कोई सिंबल ना हो तो प्लस होता है। इसी तरह वाई के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1/2 वाई को छोड़ के। इसी तरह यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1/2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -1/4। और कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? दो तरह के ही हैं, एक एक्स है और एक वाई है। लिखते हैं, ऊपर एक्स था, लेकिन ये एक्स पहले था तो हमने इसको पहले लिख दिया, और नीचे हमने क्या लिख दिया? वाई को नीचे। ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो हमने इसका एक नुमाइंदा लिखा, एक्स एक्स एक नुमाइंदा लिखा। इसी तरह राइट साइड पे आ जाएं, इक्वालिटी के दो सिंबल थे, हमने एक दफ़ा लिखा, और 3 और 1 ऊपर नीचे ऐसे ही लिखते हैं आप। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपने इनको नाम दे देना है। पहले वाले को आप नाम दे दें ए का 1/4, 1/2, 1/2, -1/4। इसी तरह इसको नाम दे दें आप एक्स का, कैपिटल एक्स का एक्स वाई, और इसको नाम दे दें आप बी का। क्रैमर रूल में भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। ये वाले स्टेप्स कॉमन है। पहले वाले को ए, एक्स वाई को कैपिटल एक्स, और इसको बी का नाम दे दें। ठीक है, वैसे आप इसको जेड नाम दे दें, जी नाम दे दें, लेकिन चूँकि हम तरतीब से यही देते हुए आ रहे हैं तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका जहन पुख्ता हो जाएगा। तो आप यही नाम दें, ए, एक्स और बी। नाम देने से अब ये वाली जो मैट्रिक्स की फॉर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, यानी ये ए है, ये एक्स है, मल्टीप्लाई और इक्वल टू बी, मैंने उसी को सिम्बॉलिकली लिख दिया। अच्छा, अब मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, ए तो नहीं चाहिए, इसको वहाँ ले जाएं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ए की पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब कुछ भी ना हो तो +1 होती है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1, यानी ए इनवर्स बी। ये काम की शय, इसको आप कह दें इक्वेशन 1। इसको बाद में हम यूज़ करेंगे जब हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो आगे आ जाएं, आपको पता होना चाहिए इनवर्स का फार्मूला क्या है। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी काम की शय है, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। इसको फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइन ऑफ ए चाहिए। उससे आप ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, वो जब निकल आएगा तो आप उसको डाल देंगे इसमें और आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, आदत बना लें। इन तमाम सवालों में आपने सबसे पहले फोकस डिटर्मिनेंट को रखना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, दरम्यान में साइन माइनस डालने से। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कराएं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/4, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई होगी, और दरम्यान में साइन माइनस। ये फार्मूले का एक तरह से डिटर्मिनेंट में दरम्यान में माइनस आता है, ये आपने डालना है जानबूझ के। दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ से ऐसे क्रॉस में, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। मल्टीप्लाई के लिए मैंने ब्रैकेट का साइन यूज़ किया, प्लस माइनस, -1 1 ज़ार 1, 4 4 ज़ार 16, -1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4। 16 और 4 का एलसीएम 16 आता है, तो ये क्या आ जाएगा? -1 -4। ठीक है ना, यानी 16 यहाँ गया, 16 से कट गया, 1 1 ज़ार 1। इसी तरह 16 यहाँ गया तो 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4 ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये साइन एक जैसे ही आप प्रोसेस जमा का हो जाएगा, मिल जाएंगे ये -5/16। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया? -5/16। एडजॉइन ऑफ ए अब आपने फाइंड करना है। एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है? उसमें आप जिसका एडजॉइन ले रहे होते हैं उसके एलिमेंट्स को ऐसे क्रॉस में छेड़ते हैं। कैसे? पहले और आखिरी की जगह बदलते हैं। 1/4 -1/4 अपनी जगह बदलेंगे तो -1/4 यहाँ आ जाएगा और ये 1/4 इसकी जगह चला जाएगा। और दूसरे और तीसरे का साइन बदलते हैं, -1/2 -1/2, प्लस था तो प्लस था, मैंने क्या कह दिया? माइनस। ठीक हो गया, एडजॉइन भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आप इक्वेशन 2 को याद कर लें। ए इनवर्स में अब आप वैल्यूज़ डाल लें। एडजॉइन ऑफ ए क्या था? ये डालें, डिवाइडेड बाय, बाहर हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है? -5/16। ठीक हो गया।
ए इनवर्स, बल्कि यहाँ आ जाए ऐसे, ए इनवर्स इक्वल टू, अब देखें -5/16 इस पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, हर एक एलिमेंट के नीचे, तो आप डिवाइड करवा लें तो ये आ जाएगा -1/4 डिवाइडेड बाय -5/16। इसी तरह -1/2 डिवाइडेड बाय -5/16। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ भी -1/2 डिवाइडेड बाय -5/16। इसी तरह 1/4 डिवाइडेड बाय -5/16। मैंने जानबूझ के डिवाइड वाली लाइन जो है लंबी की है, क्योंकि यहाँ भी इन्वॉल्व थी ना, इसको मैंने स्लैश की फॉर्म में कर दिया, इसको सीधा कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल टू -1/4 और ये -5/16 की डिवाइड हो रहे हैं। इस पूरे को जब मैं ऊपर लाऊंगा ना तो ये उलट जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, -5 नीचे, ऐसे हो जाएंगे। अब -1/4 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जब आएगा तो ये बन जाएगा 16/-5। ठीक हो गया। इसी तरह -5/16 जब ऊपर आएगा तो उलट जाएगा, ये बन जाएगा 16/-5। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह यहाँ भी -1/2 मल्टीप्लाई बाय 16/-5 हो जाएगा, यानी इस पूरे को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो उलट जाएगा। इसी तरह 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16/-5। अच्छा, अब आप इनको काट दें जो कटता है। उसके लिए मैं एक और बॉल पॉइंट यूज़ करूँगा ताकि आपको नज़र आए कटा कैसे है। 4 1s are 4 4, 4 4s are 16, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16। अच्छा, अब आप इसको साफ़ करके लिखें क्या बन रहा है। 4, हाँ देखें कोई चीज़ भी कटती है ना, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये वाला माइनस माइनस से कट जाएगा, ये माइनस नहीं कटेगा। तो अब इसको साफ़ करके लिखें आप, क्या बन जाएगा, +4/5। ठीक हो गया। ये बन जाएगा 8/5 और ये बन जाएगा, ये भी 8/5 और ये बन जाएगा 4/-5। ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स। समझ रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स आपके पास आ गया, अब आपने इसको उठा के डालना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को याद कर लें। इक्वेशन 1 क्या है जी, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपने ए इनवर्स की वैल्यू ये डालनी है, यानी कि मैट्रिक्स डालना है, और बी का मैट्रिक्स डालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जगह ख़त्म हो गई है, मैं नया पेज लाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए पेज मैंने सही कर लिया था। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 4/5, 8 यानी वैल्यू से मुराद मैट्रिक्स उसका 8/5, 8/5 और 4/-5। और b आपके पास क्या है, 3 1। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करवा दें, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3, पहली रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, और दरम्यान में साइन प्लस आएगा, और 8/5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब नीचे वाली रो पे आ जाएं, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस ये 4/-5 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, अब आप इसको हल करें, ऊपर वाला ऊपर से 4 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 12/5 प्लस 8 1 ज़ार 8/5। इसी तरह नीचे 8 3 ज़ार 24/5 प्लस, हाँ ये देखें, अब ये देखें 4/-5 से मुराद भी यही है जो -4/5 से होता है। ऊपर नीचे माइनस वो पूरे के साथ होता है, वो ये पूरे के साथ माइनस है। अब ये तो ये -4/5 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/4 1 ज़ार 4 -4/5। ठीक हो गया। इक्वल टू यहाँ आगे आ जाए। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों 5 हैं, तो यहाँ पे एक दफ़ा 5 लिखें, ऊपर वालों को ऐड कर दें। यहाँ भी नीचे 5 लिखें, ऊपर वालों को जैसे ऑपरेशन है 24 - 4 वैसे कर दें। नीचे आ जाएं, बल्कि यहाँ आ जाएं, जगह बहुत है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 18 और 12 क्या हो जाएंगे, 20/5, और ये 24 में से 4 निकाले 20/5। वाजिब, ये तो हल हो गया। ये क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 5 1 ज़ार और 5 4 ज़ार, तो ये क्या आ जाएगा 4 और 4। क्या मतलब, यहाँ पे पीछे क्या चल रहा है, x x, तो x की वैल्यू आप लिखते हैं वो क्या है, x y, यानी उसका मैट्रिक्स x y है, और आगे क्या है 4 और 4।
सो इसका मतलब क्या है, x भी 4 के बराबर है। ये देखें ना, इसके सामने x के सामने 4 है, इसके सामने y के सामने 4 है, तो x भी 4 है एंड y भी आपके पास क्या है जी 4। ये आपका क्या है जी आंसर। कितना आसान था, ठीक है। तो इसका ये 2 पेजेस पर हुआ है, एक पेज ये है, ये वाला, ठीक है, सारा नज़र आ गया। और दूसरा इसके बाद जो अगले स्टेप्स हैं वो इस पेज में हैं। दोनों पेज मिलाकर एक सवाल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, लास्ट वन है, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके आपने लिखना है बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। चूँकि हम इसको पहले मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से, ठीक है। तो हेडिंग देने के बाद आपने इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की हेडिंग देनी है, लेकिन उससे पहले आप अगर गौर करें इसकी हालत ठीक नहीं है, तो आप इसको पहले दुरुस्त कर लें। पहली वाली को आप लिखें x प्लस वाई इक्वल टू, ये +1 को आप ले जाएं उधर, क्योंकि एक तरफ हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दूसरी तरफ कोई नंबर भी होते हैं, तो ये थोड़ी सी इसकी शक्ल सही करनी है। +1 को वहाँ ले जाएंगे, ये -1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी आपने दुरुस्त करना है। 2x और y को इधर ही रहने दें, 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये -2 वहाँ चला जाएगा, बन जाएगा +2, ठीक है। यानी आप इनसे पहले सवालों को देखें ना, उसमें इक्वलिटी के बाएं जानिब हमारे पास x y होते थे और दाएं जानिब नंबर्स होते थे, कोई भी उनकी वैल्यूज़ होती थी। तो इस दफ़ा वैल्यूज़ 0 0 आ रही हैं, उसके बजाय हम इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आगे इसको हल करेंगे। अब ये हमारे पास बेहतरीन हालत में आ गया, जैसे पिछले सवालों में हमारे पास फॉर्म बनी हुई थी, उसी फॉर्म में ले आए। अब आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के इस पार्ट में ये स्टेप थोड़ा सा इजाफी है, वरना इन बाई मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के फ़ौरन बाद हम इन मैट्रिक्स फॉर्म करके हल कर लेते थे। तो अब इसको हल करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। 3 तरह के मैट्रिक्स बनेंगे। सबसे पहले हम x और y के साथ जो चिपके हुए नंबर होते हैं उनको लिखते हैं। x और y के साथ ऊपर जो इक्वेशन है उसमें x के साथ यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो मतलब +1 है। यहाँ x के साथ इन्वॉल्व वेरिएबल क्या है, सॉरी नंबर क्या है 2, वो लिखा। यहाँ y के साथ नंबर कौन सा है, कुछ भी ना हो तो 1 होता है, और ये साइन क्या है साथ में -1, साइन -1 आ गया। अब ये x और y के कोफिशिएंट्स हमने एक तरह से इस मैट्रिक्स में कैद कर लिए। अब आपने इस मैट्रिक्स में जो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको लिखना है। कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, एक x और एक y, x और y। अगरचे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन हमने इनका रिप्रेजेंटेटिव एक x लिखना है। इसी तरह y 2 हैं, लेकिन हमने चूँकि y इसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो इसके लिए भी ट्रू होगी, इसके लिए भी, तो हम एक दफ़ा y लिखेंगे, ठीक है। इक्वलिटी का साइन डाला, बाकी जो नंबर है -1 2 उनको इस मैट्रिक्स में ऐसे ही उसी तरतीब से सेव कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इनको नाम दे देना है लेट। इस पहले मैट्रिक्स को नाम दे दें a का, दूसरे वाले को जिसमें x और y इन्वॉल्व है इसको आप नाम दे दें कैपिटल X का, और इसको नाम दे दें लास्ट वाले को b का, -1 और 2, ठीक हो गया। जानबूझ के बार बार यही नाम दे रहा हूँ मैं, आप अपनी मर्ज़ी से अलग भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक तरह से नाम देने से ये होता है कि सवाल का वो जो तरीका है ना वो आपके जहन में पुख्ता होता चला जाता है। बाकी ये ज़रूरी नहीं है इसको ए ही नाम दे, इसको बी भी नाम दे सकते हैं, सी डी ई कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ बार बार की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब इनको नाम दे दिया ए एक्स और बी, तो मैं इनको लिख सकता हूँ, सो इस फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ सिम्बॉलिकली ए एक्स इक्वल टू बी। चूँकि मुझे एक्स फाइंड करना है कैपिटल एक्स जो कि एक्स और वाई पे मुश्तमिल है, तो मैं इस ए को वहाँ ले जाऊँगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है +1, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी पावर -1। असल में ये एक स्टेप और था, x इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए हुआ, नीचे चला गया, इसकी पावर +1 थी तो ऊपर ले आया तो क्या बन गया a की पावर -1 और b, ठीक हो गया। ये इक्वेशन 1 है, इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे क्योंकि हमें a इन्वर्स अभी नहीं पता, a की पावर -1 को a इन्वर्स कहते हैं। सबसे पहले आप a इन्वर्स फाइंड करें, जो कि आपकी पिछली एक्सरसाइज में आपकी प्रैक्टिस हो गई है। वो किसके बराबर होता है, एडजॉइन ऑफ a डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को एक ही तरीके से कर रहा हूँ, एक ही तरह के स्टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उनमें से जब गुजरेंगे ना आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो वीडियो को शुरू से देखिएगा। अच्छा, अब जॉइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप नीचे से शुरू कीजिएगा। लाजमी हर सूरत डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड करना है। क्या करना है,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, ए मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में साइन किसको डालते हैं, माइनस को। ऐसे ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, दूसरे और तीसरे को, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। साइन माइनस का आएगा सेंटर में, डिटर्मिनेंट में लाजमी साइन सेंटर में माइनस आता है, तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और दूसरे और तीसरे को 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ब्रैकेट्स मैंने इसीलिए यूज़ किए हैं, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1, तो 1 2 ज़ार 2 और प्लस माइनस माइनस -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, -3। यानी साइन एक जैसे हैं तो आपस में नंबर मिल जाते हैं। देखें डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। ये पिछले सवाल में मैं ये लाइन लिखना भूल गया हूँ, आपने लिखना है डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो ही हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये खुदा न खास्ता 0 आ जाता तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाना चाहिए, पाबंदी है उसकी। जब यही नहीं हल होगा तो फिर ये भी हल नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। अब एडजॉइन ऑफ ए आपने फाइंड करना है। एडजॉइन कैसे फाइंड करते होते हैं, उसमें भी क्रॉस में ही कुछ अमल करते हैं। कैसे, पहले और आखिरी की जगह चेंज करते हैं, दूसरे और तीसरे का साइन, इस वाले की जगह इस वाले की साइन, तो -1 वहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 अपने साइन बदल लेंगे, -1 -2, ठीक हो गया। एडजॉइन भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आप इक्वेशन 2 को याद कर लें। इक्वेशन 2 बिकम्स, ऐसे आपने चिराग रगड़ा इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 2 आपके पास आ गई। अच्छा अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइन ऑफ ए आपके पास क्या है जी, -1 -1 -2 और 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है, -3। आगे आ जाएं। अब ये -3 इस पूरे मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, मतलब हर एलिमेंट के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो कर दें ए इनवर्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -3, -1 डिवाइडेड बाय -3, -2 डिवाइडेड बाय -3 और 1 डिवाइडेड बाय -3। तो अब देखें ये कटता क्या है आपके पास, ये माइनस माइनस से कट गया, माइनस माइनस से, माइनस माइनस से, ये वाला माइनस नहीं कटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर है जी 1/3 चूँकि माइनस तो कट गया ना उसमें, तो प्लस आ गया 2/3 और ये वाला नहीं कटा। देखिए माइनस नीचे और ऊपर हो गया, यहाँ पे लिखें बात एक ही होती है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/-1/3 पट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में, नीचे माइनस हो या ऊपर हो, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। ये पूरे के साथ होता है, यानी मैं आपको कह सकता हूँ -2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2/-3 भी और -2/3, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है। नीचे हो ऊपर हो दाएँ हो बाएँ हो, ये इसी के साथ होता है, पूरा एक नंबर होता है ना ये पूरा, तो ये माइनस कहीं पे भी आ जाए ये पूरे के साथ होता है। अच्छा आगे आ जाएं। अब क्या करना है, ए इनवर्स आपके पास आ गया है, तो आप इक्वेशन 1 को अब याद कर लें, इसी की तो कमी थी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है आपके पास, ये है जी 1/3 1/3 2/3 -1/3 और b आपके पास क्या है जी -1 और 2। मल्टीप्लाई करवा देना है ये रो और ये कॉलम, तो मल्टीप्लाई भी अब आपको आना चाहिए, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो 1/3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में साइन प्लस का आएगा, 1/3 अब 2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा नीचे आ जाएं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस ये वाला -1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो प्लस माइनस माइनस -1/3 प्लस 2 1 ज़ा 2/3, इसी तरह के नीचे क्या आ जाएगा -2/3 प्लस, बल्कि ये प्लस माइनस बन जाएगा, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो 2 1 ज़ा 2 -2/3 माइनस प्लस -2/3। चलिए नया पेज लाता हूँ मैं, हाँ जी ये देखें, अब ये यहाँ पे इस पेज पे आ जाए, x चल रहा है ना साथ साथ पीछे, इक्वल टू, अब ये 3 नीचे भी है यहाँ भी है, तो ये एक दफ़ा 3 आएगा LCM, यहाँ पे तो आसान है, -1 + 2, इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और -2 और -2 इक्वल टू +2 में से -1 निकाला तो ये 1/3 आ जाएगा, -2 एक जैसे सिंबल है तो ये आपस में मिल जाएंगे, -4/3। तो x की जगह उसका मैट्रिक्स डाल दें, वो क्या था, x और y इक्वल टू 1/3 और -4/3।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x के सामने क्या है, देखिए y के सामने क्या है, ये इसका आंसर है। सो x इज़ इक्वल टू 1/3, ये आंसर आ गया। और एंड y इज़ इक्वल टू -4/3, ये आपका क्या है जी, आंसर। समझ आ रही है? इस तरह के सवाल भी मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सारा आपके सामने ले आता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 का ये एक हिस्सा, थोड़ा सा जो बच गया था वो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से आगे ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 मुकम्मल आपके सामने आ चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अब आपके सामने दोबारा से आ गया। आप सोच रहे होंगे ये क्यों? उसकी वजह यह है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को आपने 2 तरीक़ों से करना था, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को पहले बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया है, अब उन्हीं तमाम पार्ट्स को बाय क्रैमर रूल करूँगा, ठीक है। मकसद ये था कि आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को बार बार करेंगे तो उसकी आपकी ग्रिप मजबूत हो जानी थी। अब क्रैमर रूल को ही बार बार करेंगे तो इसकी ग्रिप भी आपकी क्या हो जाएगी, मजबूत। तो अब आप इसके बाद एक साथ दोनों को भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने क्या किया, प्रैक्टिस के लिए दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स अब क्रैमर रूल से होंगे, आंसर वही होंगे लेकिन क्रैमर रूल यूज़ होगा, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने बाय क्रैमर रूल की ये हेडिंग देनी है, यानी पता लग जाएगा एग्जामिनर को कि अब इस मेथड के ज़रिए से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वही शुरू के स्टेप्स सेम है जैसे हम हेडिंग देने के बाद कहते थे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 तरह के मैट्रिक्स ऐसे बनाने हैं। पहले वाले में आपने x और y के साथ चिपकी हुए जो नंबर हैं, जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं। दूसरे में जो इन्वॉल्व वेरिएबल है वो लिखने हैं। और इक्वलिटी के दूसरी जानिब जो नंबर्स बच जाते हैं वो इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप x और y के साथ जो नंबर हैं चिपकी हुए उनको लिखें। इस x के साथ क्या नंबर चिपका हुआ है, 3, वो लिखें। इसके साथ क्या है, -2, इसके साथ +6 और इसके साथ -4। कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, 2, एक का नाम x है और एक का नाम y। देखिए ना, 2 ही वेरिएबल है ना, ये पूरा, ये भी x है, ये भी x है। नेचर तो एक ही है तो इसलिए हमने एक दफ़ा लिखा x, ये भी y है, ये भी y है, लेकिन ख़ानदान तो एक ही है, मैंने एक दफ़ा y लिखा। इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 नंबर बचते हैं वो आप ऐसे ही लिखते हैं, 5, 8 ऊपर नीचे, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन हो चुकी है। अच्छा, यहाँ से आगे थोड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद आपने क्रैमर रूल के लिए 3 तरह के मैट्रिक्स का ऐलान करना है। यानी यही जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है ना, इनके मिक्स अप से 3 तरह के मैट्रिक्स हमारे पास बनेंगे। लेट करेंगे, इस वाले को तो हम पहले को नाम दे दें A, ये तो नहीं बदलेगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। अब ये तो x और y अननोन है, ये तो हमने फाइंड करने हैं ना, इसको तो आप भूल जाएं इस मैट्रिक्स को। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स अब मिक्स होंगे। असल में क्या है, x बाय क्रैमर रूल के x फाइंड होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी ax ये एक मैट्रिक्स बनता है जिसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं a y, जिसकी मदद से हम y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम 3 तरह के मैट्रिक्स बनाएंगे। एक तो हमारे पास ये बना हुआ है a मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मिक्स करने से अब हम 2 तरह के मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी हर दफ़ा हम a मैट्रिक्स, a x मैट्रिक्स और a y मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। a तो हमें यहीं से मिल गया, अब आपने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और एक ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। यानी इसके ए के साथ नीचे एक्स बता ही रहा है कि ये असल में यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी। ये एक्स का मलकियत वाला मैट्रिक्स है और ये वाई की मलकियत वाला मैट्रिक्स है। तो अब आपने क्या करना है जी, इसको इसके साथ कुछ इस तरह से मिक्स करना है। ये देखें, सॉरी ये क्या है, 5, 8 ये एलिमेंट्स है ना, ये उठा के आपने एक्स के लिए पहले रखना है इधर, पहले कॉलम के ऊपर उठा के लिखते हैं 5, 8, -2 और -4। यानी इस कॉलम को उठा के आपने पहले कॉलम पे रखना है, ए वाले पे, पहले वाले पे, शुरू वाले पे, बाएं जानिब जो है। तो जो बनेगा वो आपके पास ए एक्स होगा। अब ए वाई कैसे फाइंड करेंगे, इसी को उठा के अगले कॉलम पे रखते हैं। अब जो आपके पास बन रहा है वो क्या है, 3, 6, 5, 8। समझ आ गई, ये उठा दिया मैंने। असल मैट्रिक्स ए था
उसको और इस मैट्रिक्स को मैंने मिक्स करके ए एक्स बनाया, फिर एक तरीके से मिक्स किया, दूसरी तरीके से ए वाई बना दिया। कैसे? ए एक्स बनाने के लिए आप इस वाले मैट्रिक्स को पहले कॉलम पे रखते हैं, ए वाई बनाने के लिए इसको आगे रखते हैं, जो वैल्यूज़ होंगी वो उठा के आप ए एक्स और ए वाई में लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास आ गए। अब आपने चुप करके इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड करना है, वो क्या है जी? ए क्या है? ये 3 - 2 6 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दरम्यान में साइन माइनस डालना है। 3 - 4 से मल्टीप्लाई होगा और -2 6 से, प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ार 12, -12 और माइनस माइनस प्लस 12। तो ये देखें डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 0। हेंस अब तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। जब भी इन सवालों में, क्रैमर रूल के सवालों में, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के सवालों में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा ना, आपने बात रोक देनी है। आपने कहना है क्वेश्चन हल नहीं हो सकता जी। माइनस में है तो चलेगा, प्लस में है तो भी चलेगा, 0 आएगा क्वेश्चन स्टॉप, नॉट पॉसिबल। तो बदकिस्मती से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व नहीं होगा, यहाँ तक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिटेल में समझ आएगी क्रैमर रूल होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 इसको क्रैमर रूल से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स पहले मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से कर चुका हूँ, अब सारे के सारे क्रैमर रूल से कर रहा हूँ। तो आपने सोल्यूशन के बाद बाय क्रैमर रूल की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने वही पुराना स्टेप इन मैट्रिक्स फॉर्म इसको कन्वर्ट करना है। यानी 3 मैट्रिक्स आप ऐसे बनाएंगे, इक्वल टू के बाएं जानिब 2 और राइट साइड पे 1। अब इसमें आपने x के साथ जो चिपके हुए नंबर हैं उनको लिखना है। तो x के साथ चिपका हुआ नंबर कौन सा है? 4। यहाँ y के साथ चिपका हुआ नंबर -10, यहाँ x के साथ चिपका हुआ नंबर -3, y के साथ चिपका हुआ नंबर 8। अब कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं? 2, x और y, वो लिख दिए। अब राइट साइड पे कितने नंबर हैं? 5 2, जिस फॉर्म में है वैसे ही लिख दिए, 5 2 उठा के। अब आपने क्रैमर रूल में 3 तरह के मैट्रिक्स बनाने होते हैं, ए एक्स और ए वाई। समझ आ रही है? ये x आपको देता है और ये y देता है, आगे चल के फार्मूला जब लगता है। ठीक है, तो यही क्रैमर रूल है। क्योंकि हमने ऊपर ऐलान कर दिया तो हम नीचे कोई बात नहीं करेंगे कि क्रैमर रूल बाय अप्लाइंग क्रैमर रूल, ये तो वो बात होगी। ऊपर तो नीचे सारा क्रैमर रूल ही डिस्कस हो रहा है। अब आपने क्या करना है? लेट करके ए बनाना है मैट्रिक्स, इसको नाम दे देंगे आप ए। 4 -10 -3 और 8, ये आपका क्या बन गया? मैट्रिक्स ए। अब आपने ए और नीचे इसकी छोटा सा x लिखना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक हेल्पिंग मैट्रिक्स आप बनाएंगे। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ही काम के हैं, x और y तो असल में आप फाइंड कर रहे हैं ना, इसको आप भूल जाएं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इन दोनों की मिक्सअप से ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और इन दोनों की मिक्सअप से ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। कैसे? ये देखें, किधर गया ये देखें, इसके 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 2, कॉलम की फॉर्म है। मैंने ऐसे उठा के यहाँ लिख दिया। इस कॉलम को उठा के आपने पहले इस ए वाले पे, ये जो ए मैट्रिक्स है इसके शुरू में लिखना है, शुरू वाले कॉलम के ऊपर रखना है एक्स के लिए। अब जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो ए एक्स की हैं। समझ आ गई? इस कॉलम को उठा के पहले कॉलम पे रखेंगे ए की, जो आपके पास मैट्रिक्स की शक्ल आपको नज़र आएगी वो क्या होगी? ए एक्स। और ए वाई कैसे बनेगा? इसी 5 2 को उठा के अगले कॉलम पे रखते हैं। अब जो बन रहा है वो आपके पास क्या है? ए वाई, यानी 4 -3 और 5 और 2। समझ आ गई? बस आपका काम ख़त्म। इसको आप साइड पे करें। अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तीनों मैट्रिक्स बनाने के बाद तीनों के डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करने हैं। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस दरम्यान में साइन माइनस आएगा, 4 8 से मल्टीप्लाई होगा, -10 3 से, तो 8 4 32, माइनस माइनस प्लस -30। ये क्या कुछ गड़बड़ होगी यार, 1 मिनट। हाँ ये देखें ना, ये -3 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा +3। 10 3 30 और माइनस माइनस प्लस 32, माइनस प्लस -30 इक्वल टू 32 में से -30 निकाला तो ये आ जाएगा +2।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया जी +2। हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ये लाइन ना भी लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 0 ना आना कितना ज़रूरी है। अगर 0 आता तो सोल्यूशन पॉसिबल ही ना होता। तो मैंने खुशी में ऐलान किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आप ए एक्स फाइंड कर लें, यानी यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दें और -10 को 2 से, तो क्या आ जाएगा 5 8 ज़ार 40 -10 2 ज़ार -20, 40 माइनस माइनस +20, तो ये आपके पास क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 60। ऐसे पैक कर दें, बल्कि काम की शय पैक कर दें। और अब आपने क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, यानी मैट्रिक्स ये क्रैमर रूल मैट्रिक्स इनवर्टिंग मेथड से ज़्यादा आसान मुझे लगता है, आपको भी लगना चाहिए, शॉर्ट भी है और आसानी से हो जाता है। अच्छा ए वाई के लिए भी सॉरी ये ख़त्म करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं 4 2 ज़ार और 5 3 -3 ज़ार इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 माइनस और ये 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस 8 प्लस माइनस 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 +15, ठीक हो गया। तो 15 और +8 क्या हो जाएंगे 23। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का आंसर आपके पास आ गया। अच्छा अब आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक्स बाय क्रैमर रूल में एज आप लिखेंगे x बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही क्रैमर रूल है, ठीक है, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास क्या था 60, वो लिखें, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या था 2, वो लिखें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 30। और y डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या है जी 23, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है 2। यही आपका आंसर है। सो आप लिख सकते हैं साफ करके x किसके बराबर है 30 एंड y किसके बराबर है 23/2। ये आपके क्या है जी आंसर। कितने आसान है, समझ आ रही है ना। ये पूरा सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पे है। तो मैंने हर स्टेप को समझाया, कोशिश की है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत आसान है ये, एक दफ़ा समझना है, दूसरी दफ़ा देखें, तीसरी दफ़ा देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपके सामने है। क्रैमर रूल से इसको कर रहे हैं हम। इस दफ़ा सोल्यूशन डाल के आपने बाय क्रैमर रूल की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने वही बात करनी है, इन मैट्रिक्स फॉर्म का ऐलान करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे जो x y के साथ नंबर्स अटैच है ना, उनको आपने इस मैट्रिक्स में कैद करना है। इस x के साथ कोई नंबर नहीं है तो कोई भी ना हो तो +1 होता है, इस y के साथ भी कुछ नहीं है तो +1 है। इसके साथ x के साथ 3 चिपका हुआ साफ नज़र आ रहा है, यहाँ +7 साफ नज़र आ रहा है। और कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं इसको आपने अलग से एक खाने में यानी एक मैट्रिक्स में कैद करना है। x यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव एक x आएगा, y यहाँ भी है, यहाँ भी इनका रिप्रेजेंटेटिव एक y आएगा, ठीक है। इक्वलिटी आगे 2 और 4 जिस फॉर्म में ऊपर नीचे ऐसे ही आपने कॉलम बना के लिख देना है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आपने क्रैमर रूल में 3 तरह के मैट्रिक्स बनाने होते हैं। कितने तरह के 3 तरह के। तो आप करेंगे लेट ए, तो आपको ये पहला वाला मैट्रिक्स इसको आपने हमेशा ए कहना है, ए बन गया। एक्स और वाई ये वाला मैट्रिक्स तो हमने छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स अब हम मिक्स करेंगे 2 अलग तरीक़ों से और 2 मैट्रिक्स बनाएंगे। ए तो शुरू में ये बन गया ना, अब हम ए एक्स बनाएंगे और एक ए वाई, 2 मैट्रिक्स बनाएंगे। ये वाला हमें एक्स निकालने में मदद करेगा, ये वाला हमें वाई निकालने में मदद करेगा, इसलिए मैंने इनके नीचे छोटा सा एक्स छोटा सा वाई लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ। ये वाला कॉलम जो है ना, ये वाला मैट्रिक्स उठा के इस वाले ए वाले मैट्रिक्स में शामिल करेंगे एक तरीके से, तो ए एक्स बन जाएगा। फिर एक और तरीके से शामिल करेंगे तो ए वाई बन जाएगा। कैसे शामिल करेंगे ये देखें, 2 4 इसका कॉलम है ना, इसको मैंने उठा के पहले लिखना है ए के पहले कॉलम के ऊपर ऐसे। अब जो बन रहा है ना ये ए एक्स है, 2 4 1 7,
इसी तरह ए वाई के लिए मैं इसको अगले कॉलम पे शिफ्ट कर दूँगा। अब क्या बन रहा है 1 3 2 4, समझ आ गई। यानी इस कॉलम को पहले कॉलम पे रखा तो जो चीज़ बनी वो ए एक्स है, इसको फिर दूसरे कॉलम पे रखा, जो चीज़ बनी वो ए वाई है, बस बात ख़त्म। अब आपने क्या करना है जी, चुप करके इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड करें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में साइन माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, दरम्यान में साइन माइनस, तो मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया। 1 7 से मल्टीप्लाई होगा और 1 3 से, साइन दरम्यान में माइनस, 7 1 ज़र 7 माइनस 3 1 ज़र 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा +4, काम की शायद डब्बे में पैक कर दें। अच्छा जी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपने फाइंड करना है, ठीक हो गया। इक्वल टू, इसमें भी आप ऐसे डब्बे से मिला लें खाने से, यानी कि क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में साइन माइनस आएगा। 2 7 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 4 से, 7 2 ज़र 14 माइनस 4 1 ज़र 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास क्या आ गया, ये क्या आ गया जी +10, ये भी काम की शय है, ठीक है। अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, दरमियान में साइन डिटर्मिनेंट वाला माइनस वाला, 4 1 ज़र 4 माइनस 3 2 ज़र 6, और -6 में से +4 निकाले तो -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या आ गया, -2। बस आपका काम आसान हो गया। अब आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो क्या है जी, एज x की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या है आपके पास 10, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है 4, इनको काट लें, 2 2 ज़र 4 2 5 ज़र 10, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई एक्स की 5/2। इसी तरह y बराबर होता है, ये क्रैमर रूल में, ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपके पास ए वाई क्या है डिटर्मिनेंट -2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है +4, तो ये कटेगा 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो आप लिख सकते हैं सो x किसके बराबर है 5/2 के, एंड y बराबर है -1/2 के। ये आपका क्या है जी आंसर, ठीक है ना, कितना आसान था। क्रैमर रूल मैट्रिक्स इनवर्किंग मेथड के मुकाबले में ज़्यादा आसान है, और ज़्यादातर इसी का कहा जाता है कि इसको हल करें बाय क्रैमर रूल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगले सवाल, अगले पार्ट को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, इसको क्रैमर रूल से करेंगे। हेडिंग आपने देनी है बाय क्रैमर रूल, उसके बाद आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका ऐलान करें इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इस तरह के आपने मैट्रिक्स डाले, क्यों, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे x और उसके साथ कोफिशिएंट्स के लिए 2 मैट्रिक्स, और राइट साइड पे 3 और 1 के लिए अलग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने x और y के साथ चिपके हुए जो नंबर हैं जो कि कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपने लिखने हैं। पहले यहाँ पे पहली इक्वेशन में x/4 है, यानी x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, ये 1/4 इसका कोफिशिएंट है। y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये +1/2 इसका कोफिशिएंट है। इसके साथ +1/2 और इसके साथ क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1/4, ठीक है। प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं प्लस का निशान नहीं डालता होता, अंडरस्टूड है कि प्लस है। और कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक x है और एक y है। अगरचे x 2 हैं लेकिन इनका रिप्रेजेंटेटिव एक x यहाँ आएगा, और इसी तरह y भी 2 हैं लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव y बाहर आएगा। इक्वालिटी का निशान और 3 और 1 जिस फॉर्म में ऊपर नीचे वैसे ही इनका कॉलम बना दिया। ये वाला जो स्टेप है ये मैट्रिक्स इनवर्किंग मेथड में भी ऐसे ही है। अब आपने क्या करना है, क्रैमर रूल में आपने 3 तरह के मैट्रिक्स बनाने हैं। सबसे पहले तो ये ए मैट्रिक्स है, इसको आप कह दें, ये आपके लिए आसान है, इसको बनाना नहीं पड़ना, पहले से बना हुआ है, बस नाम देना है। 1/2 -1/4, ये मैट्रिक्स ए आ गया। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए एक्स एक बनाना है और एक मैट्रिक्स ए वाई बनाना है, नाम से ज़ाहिर है। यानी ये ए एक्स असल में एक का ही कुछ तोड़ मोड़ की शक्ल हम बनाएंगे ए एक्स, और एक ही तोड़ मोड़ की कुछ शक्ल बनाएंगे ए वाई। ए एक्स से एक्स निकालने में मदद मिलेगी और ए वाई से ये वाला वाई निकालने में मदद मिलेगी, ठीक हो गया।
कैसे बनाना है आप, एक्स और वाई ये वाला मैट्रिक्स तो फारग है, इसकी तो वैल्यूज़ निकालनी है ना। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स मिक्स करेंगे, ए एक्स बनेगा, फिर एक और तरीके से मिक्स करेंगे ए वाई बनेगा। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, 3 और 1। इस कॉलम को, यानी ये जो सीधा ए की लाइन सी बनती है ऐसे वर्टिकल, इसको कॉलम कहते हैं। इस कॉलम को उठा के मैंने ये पेज पे लिख दिया छोटे से एक टुकड़े पे। इसको उठा के आप सबसे पहले ए के पहले कॉलम पे आपने रखना है, ये ऐसे। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये असल में क्या है, ए एक्स 3 1 1/2 और -1/4। इसी कॉलम को उठा के अगले कॉलम पे रखते हैं, नीचे वाला छुप जाएगा। अब ये बन जाएगा ए वाई 1/4 1/2 और 3 1। समझ आ गई। इसको और इसको कैसे मिक्स करना है, ऐसे आप टुकड़ा सा बना लें। अच्छा आगे चलें। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, आपका मसला हल हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और साइन अंदर क्या आएगा, शुरू में सेंटर में क्या आएगा, माइनस। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें इनको, 1/4 मल्टीप्लाई होगा इस वाले -1/4 से, ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 1/2 से, क्रॉस, ठीक है, सेंटर में माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ार 1 4 4 ज़ार 16, माइनस 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 16 ही आएगा, तो ये बन जाएगा -1 और ये 16 यहाँ पे जाएगा तो 4 4 से कट जाएगा, 4 1 ज़ार 4। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास -5/16। ठीक हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपके पास आ गया। अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है, और वो किसके बराबर आएगा, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस और दूसरे और तीसरे को। कैसे, क्रॉस में, ये पहले और आखिरी को ये और दूसरे और तीसरे को ये, दरम्यान में माइनस। तो 3 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से और 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो ये माइनस, हाँ ये -1/4 है। 3 1 ज़ार 3, ये -3/4 आ जाएगा, -1 1 ज़ार 1 1/2। ठीक हो गया। अब आपने इनका एलसीएम ले लेना है, 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है, 4 यहाँ ऊपर गया, 4 से कट गया, -3 आएगा, ये 4 यहाँ गया, 2 2 से कट गया, 2 1 ज़ार 2 ऊपर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, -3 -2 -5/4। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपने फाइंड करना है। ये ब्रैकेट्स में इसलिए यूज़ करता हूँ मल्टीप्लाई के बजाय, ब्रैकेट्स ज़्यादा सिक्योर होती हैं, मिक्स नहीं होते सिंबल्स। अच्छा मल्टीप्लाई का मतलब, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। तो ए वाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 1/4 इस 1 से और 3 इस 1/2 से। 1 1 ज़ार 1 1/4 -3 1 ज़ार 3/2। यहाँ भी एलसीएम 4 आएगा, 4 4 से कट जाएगा 1, 4 यहाँ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ार 6। तो ये आ जाएगा -6 में से +1 निकाला, -5/4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या आ गया, -5/4। आपको पता होना चाहिए एज एक्स किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही क्रैमर रूल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास क्या है जी, -5/4 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है, -5/16 इक्वल टू, ये -5/16 इस पूरे को मैं उठा के जब ऊपर लाऊंगा तो ये उलट जाएगा, -5/4 मल्टीप्लाई बाई 16 नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा, -5 ऊपर था तो ये नीचे। अब देखिए -5 पूरा -5 से कट जाएगा विद साइन, 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4। ठीक हो गया। इसी तरह y किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या है, -5/4 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है, -5/16। अब ये -5/16 नीचे जिस हालत में जब ऊपर लाएंगे तो उलट जाएगा, तो ये बन जाएगा -5/4 मल्टीप्लाई बाई 16/-5। ये -5 से कट गया और ये 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16। तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4। ठीक हो गया।
एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, ये आपके क्या है आंसर। ये आपने क्या करने थे फाइंड। ठीक हो गया, ये पूरा सवाल आपकी स्क्रीन में आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये क्रैमर रूल ज़्यादा आसान है बनिस्बत मैट्रिक्स इन्वर्जन के, और यही ज़्यादा पूछते भी हैं कि इस सवाल को हल करें बाय क्रैमर रूल। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको भी क्रैमर रूल से करेंगे। अच्छा, तो आपने ऐसी हेडिंग देनी है सोल्यूशन लिखने के बाद बाय क्रैमर रूल, ताकि देखने वाले को पता लगे कि क्रैमर रूल यूज़ हो रहा है। अब आपने क्या करना है, पिछले सवालों में तो फॉर्म जो थी वो सीधी सीधी थी, यानी कि कुछ उसको आपने दुरुस्त नहीं करना था, जैसी होती थी आप उसी को कन्वर्ट कर देते थे किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब यहाँ पे उसमें क्या होता था कि लेफ़्ट साइड पे एक्स वाई की वैल्यूज़ होती थी और राइट साइड पे कोई ना कोई नंबर होते थे। तो अब यहाँ पे उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए नंबर भी यहीं पे दे दिए हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये 1 और ये 2, इसको उठा के आप दाएं साइड पे ले जाएं। तो इस इक्वेशन को दुरुस्त करके लिखें x प्लस वाई इक्वल टू ये +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1। इसी तरह इसको भी सही करके लिखें 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2। यानी ये सवाल को थोड़ा सा आपने रीअरेंज किया। अब आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये तो आपको आता होगा, आपने कैसे कन्वर्ट करना है। इस वाले में आपने एक्स वाई के साथ जो चिपके हुए नंबर हैं आपने वो डालने, यानी एक्स वाई के कोफिशेंट्स। यहाँ पे एक्स के साथ कोई भी नहीं है तो क्या है +1, यहाँ पे वाई के साथ कुछ भी ना हो तो क्या होता है +1। एक्स के साथ चिपका हुआ नंबर 2, एक्स के साथ चिपका हुआ नंबर 1 लेकिन विद साइन -1। और कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, 2 तरह के, एक एक्स और एक वाई है। ठीक है, ये एक्स का रिप्रेजेंटेटिव एक एक्स, इस वाई का एक रिप्रेजेंटेटिव वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो -1 2 जिस शक्ल में उसी तरह उठा के आपने कॉलम बना दिया इनका, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जी। अब आपने क्या करना है, लेट करके पहले वाले को आपने ए कह देना है, इस वाले को, इसको हर मेथड में हम ए ही कह रहे हैं। ठीक है, बार बार आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आपने 2 तरह के और मैट्रिक्स बनाने हैं जिनसे हम एक्स और वाई फाइंड करेंगे। ए एक्स एक मैट्रिक्स बनाना है इसी तरह का 2×2 का, ए वाई एक मैट्रिक्स बनाना है वो भी 2×2 का, यानी 2 ही रोज़ 2 ही कॉलम होगी, लेकिन ए के साथ इस वाले मैट्रिक्स को मिक्स करेंगे हम। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह कि आपने क्या करना है जी, इस वाले जो मैट्रिक्स है ना इसको ए के साथ आपने मिक्स करना है। कैसे, मैंने कि जो ये वाला मैट्रिक्स है ना इक्वल टू के दाएं जानिब, इसके जो कॉलम है उसको मैंने नंबर्स जो उसकी वैल्यूज़ थी, एलिमेंट्स थे, वो मैंने इस टुकड़े पे लिख दिए हैं। इस कॉलम को उठा के आपने पहले ए के कॉलम के ऊपर रखना है ऐसे। अब ये जो मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये असल में क्या है, ए एक्स की वैल्यू -1 2 और 1 और -1। इसी तरह अब आपने इस कॉलम को उठा के दूसरे कॉलम पे ए के रखना है। अब जो ये कॉलम ये रखने के बाद जो मैट्रिक्स बन रहा है ये असल में ए वाई है, 1 2 -1 और 2, बस इतना सा काम करना है। इस मैट्रिक्स के कॉलम को पहले ए के कॉलम पे रखना है, वो ए एक्स बन जाएगा। फिर इस कॉलम को आपने मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम पे रखना है तो ये ए वाई बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास बन गया। अब आपने चुप करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। उसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और साइन दरम्यान में क्या आता है जी, माइनस का। तो ए क्या है, 1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 1 और 2 आपस में, दरम्यान में साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ार 1 -1 और 2 1 ज़ार 2 और -2, ये -3 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, -3। इसको डब्बे में पैक कर लें, काम की शय है। अब आपने फाइंड करना है जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। उसके लिए भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे लेकिन साइन दरम्यान में माइनस का आएगा। तो ये आपके पास ए एक्स पड़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, -1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 2 से, दरम्यान में साइन माइनस, माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1, -2 1 ज़ार 2, -2 में से +1 निकाला तो -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास क्या आ गया, -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और दरम्यान में साइन माइनस का। तो ए वाई आपके पास क्या है जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले इस तरफ से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ से नहीं करवाना, पहले इस वाली डायगोनल से 1 को 2 से पहले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इनको 1 2 से मल्टीप्लाई करवाया, -1 इस 2 से, 1 2 ज़ार 2, माइनस प्लस -2, 2 माइनस +2, तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आ गया, +4। ठीक हो गया, कितना आसान है।
अब आपने क्या करना है जी, अब आप आगे आ जाएंगे यहाँ पे, ये बड़ी जगह है, आपको पता होना चाहिए क्रैमर रूल के तहत x बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास क्या है -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है -3। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। आल्सो y किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज़ डालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या है 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है जी -3। तो y को आप लिख सकते हैं, इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4/3। तो x की वैल्यू आपके पास 1/3, y की वैल्यू -4/3 है। ये आपके क्या हैं आंसर्स। कितने आसान है, ठीक है। ये देखें पूरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने भी आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स पहले एक मैट्रिक्स एंड वर्किंग मेथड से किए, उसके बाद क्रैमर रूल से किए। क्रैमर रूल ज़्यादा आसान है, मुझे लगता है आपको भी लगेगा इंशाल्लाह, शॉर्ट भी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी रहते हैं बकाया वो देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। कह रहा है जी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स इट्स विड्थ। कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी यानी कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए सवाल की स्टेटमेंट आप देख लेंगे, मैं इसको हल करता हूँ, इसको थोड़ा सा समझा के, ठीक है। तो वो कह रहा है जी एक ना सवाल की स्टेटमेंट में कह रहा है आप यहाँ रफली बना भी दें। कहता है जी एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, यानी 4 लाइनें आप उसमें कुछ इस तरह से मिलती हैं कि उनके दरमियान जो एंगल बनते हैं ना ये 90 डिग्री के होते हैं। समझ आ गई, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इस तरह से बनने से इसके अंदर ये खुसूसियत पैदा होती है कि ये जो अपोजिट लाइंस होती हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं, यानी ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है, या आप कह सकते हैं इनके दरमियान जो फासला होता है ना जहाँ से भी आप ले लें वो यकसा होता है। और एक और बात ये होती है कि ये अपोजिट साइड्स जो होती हैं ये आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। एक लाइन यहाँ डाली, एक लाइन यहाँ डाली, 2 लाइनें यहाँ डाल रहा हूँ, 2 लाइनें यहाँ डाल रहा हूँ, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। इसे कहते हैं रेक्टेंगल। शेप की आपको समझ आ गई। अब वो कहता है कि जी इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है, यानी ये इसकी लंबाई है ना, इसको आप कह लें लेंथ, और इसकी चौड़ाई ये है विड्थ, यानी ये इससे 3 गुना ज़्यादा है। सॉरी विड्थ बाहर हो गया। विड्थ जो है वो लेंथ से, यानी विड्थ इस तरह की 3 और 2 और हों, 1 जमा 1 जमा 1 3 हों, 3 विड्थ हों, वो मिलती हैं बन के मिलती हैं 1 लेंथ के बराबर होती हैं, ठीक है। यानी ये समझ लें कि विड्थ एक बंदा है तो ये इस तरह के 3 बंदे आएँ और ये अकेला बंदा इन तीनों को मार जाएगा, ये मतलब है इसका। और वो कहता है एक और बात कहता है, वो कहता है जी कि इस रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है ना, पैरामीटर क्या होता है वो भी देख लें। इसी रेक्टेंगल को दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं इस साइड को मैं कहता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ x, इसको मैं कह देता हूँ x, इसको कह देता हूँ y, इसको कह देता हूँ y। अब अगर एक बंदा यहाँ से इस पॉइंट से चलना शुरू करे, यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक जाए, फिर यहाँ तक जाए, फिर यहाँ तक आए, जो वो फासला कवर करेगा ना वो क्या कहलाता है पैरामीटर। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस लाइन को भी खोल दें, इस छोटे लाइन को भी खोल के इसके साथ मिला दें, इस लाइन को भी खोल के आगे मिला दें, जो इनकी टोटल लंबाई बनेगी ना वो पैरामीटर है। या आप इसको लिख सकते हैं ये वाली लेंथ जमा ये वाली लेंथ जमा ये वाली लेंथ जमा ये वाली लेंथ, लिखें y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ये बनता है क्या पैरीमीटर। समझ आ गई। ये वो बता रहा है कितना है 120 है, ये वो डाटा में दे रहा है गिवन। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी। इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप लेंथ और विड्थ को कोई नाम दें। सबसे पहले आप कहें लेट विड्थ किसके बराबर है, उसको आप दे दें एक वेरिएबल का नाम x, एंड लेंथ को आप कह दें वो क्या है जी y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, क्वेश्चन के मुताबिक फिर ये बात किस तरह सामने आएगी, उसमें लिखा हुआ है लेंथ इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ।
तो इसको मैं लिखूँगा जब मैथमेटिकली, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स विड्थ। तो विड्थ क्या है, x है, 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन की फॉर्म में आपने इसको डाल दिया, x और y को एक तरफ ले गए, ये फॉर्म बन गई। एंड उसने ये भी कहा है कि पैरामीटर जो होता है वो क्या है, 120 है। तो पैरामीटर को आप लिख सकते हैं यही वाला, उठा के लिखते हैं y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 120 सेंटीमीटर पैरामीटर, यानी कि टोटल लेंथ जो है सब लाइनों की मिला के कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो y से मिल जाएगा, ये बन जाएगा, बल्कि x को पहले लिखे ना, x और x मिल जाएंगे तो 2x प्लस y से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 120। तो अब हमारी काम की 2 इक्वेशंस हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली। इसको दोबारा लिखते हैं, सो साफ करके लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इक्वल टू 120। इसको अब आपने यहाँ से आगे जो है ना क्रैमर रूल से करते हैं, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से करने हैं। आपने लेंथ और विड्थ यानी x और y फाइंड करना है, यही वो आपसे डिमांड कर रहा है। तो मैं इसको क्रैमर रूल से करना चाहूँगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब आपको ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है कि बाय यूजिंग क्रैमर रूल, ये तो वो समझ आ रही है, आप डायरेक्टली बस इसको क्रैमर रूल से कर दें इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगा, बल्कि 1 मिनट, ये हो जाएगा जी। अब इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल हैं उनको आप जो है वो उनके कोफिशिएंट्स को इसमें लिखें। तो ये x के साथ 3 और y के साथ -1, यहाँ x के साथ 2 और y के साथ भी +2, और x और y वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है 0 और 120। यहाँ पे अब अपने 3 तरह के मैट्रिक्स बनाने हैं लेट करके। एक इसके बराबर आ जाएगा इस पहले वाले मैट्रिक्स के 3 -1 2 और 2, ठीक हो गया। एंड AX भी एक मैट्रिक्स आपने बनाना है, लेकिन वो किस तरह बनेगा, इस और इस मैट्रिक्स को मिक्स करने से। ये वाला जो कॉलम है इसको उठा के पहले कॉलम पे रखेंगे, यानी 0 120 इस वाले कॉलम पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 120 और आगे क्या बचा, -1 और 2। ये AX बन गया। और AY कैसे बनता है, इसी कॉलम को उठा के दूसरे कॉलम पे रखते हैं इधर, यानी 3 2 वैसे का वैसा, 0 120 को इस दूसरे वाले कॉलम पे रख दिया। तो ये बन जाएगा 0 120। समझ आ गई। तो ये AX AY और एक मैट्रिक्स बन गया। अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। उसमें आप क्या करते थे, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाते थे, दूसरे और तीसरे को, और दरम्यान में साइन माइनस। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास क्या आ रहा है, 3 2 6 -2 2, ये आ गया 6 माइनस +2, और डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास क्या आ गया 8। काम की शय डब्बे में पैक कर लिया। इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट ऑफ AX भी फाइंड करना है, उसके लिए भी आप ऐसे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें। AX क्या है आपके पास 0 120 -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं 0 2 -1। पहले आपने ये टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट की तरफ, यानी ये वाला क्रॉस में, ये वाला जो, सॉरी यार बाहर हो गया, क्रॉस में ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इस लाइन की तरफ आना है, यानी इस डायगोनल को पहले, इसको बाद में। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा और -1 120 से, ये आ जाएगा 0 2 0 माइनस प्लस 120 1 120, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -120। डिटर्मिनेंट ऑफ AX आपके पास क्या आ गया, -120। इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट ऑफ AY निकालना है, वो भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई और दरम्यान में साइन माइनस। तो AY ये है, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई होंगे 3 और 120, दरम्यान में साइन -0 और 2। 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3, -2 0 0, 360। ठीक हो गया। ये भी काम की शायद डब्बे में पैक। अब आपको क्रैमर रूल के ज़रिए से पता है कि x किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो वैल्यूज़ डालें। डिटर्मिनेंट ऑफ AX आपके पास क्या है, -120 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको आप काट लें किसी छोटे नंबर से, आप इसको काट लें 4 से काट लें, 4 2 8, 4 3 12, और ये 0 वैसे का वैसा, और 2 1 2, 2 1 2, और 2 5 10। तो A आपके पास क्या आ गया जी,
एक मिनट। हाँ जी, ये देखें थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई है, शुक्र है पकड़ा, ये आ गया। ये देखें ये ए एक्स का जो मैंने डिटर्मिनेंट निकाला था 0 2 -1 120, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय -120 कर दी, ये माइनस नहीं है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 120 होगा, तो ये -120 आ जाएगा, माइनस माइनस ये बन जाएगा +120। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, और ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 15। ठीक हो गया। ये छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन आंसर में साइन का डिफरेंस आ रहा था। आल्सो y को आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या है, किधर है, इसको भी आप लिखेंगे, किधर गया ये 360 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है जी 8। इसको आप काट लें छोटे से नंबर से, 2 से काट लें, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 और 0 वैसे का वैसा, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18 0, और ये फिर मज़ीद कटता है जी, हाँ कटता है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, तो ये आ गया 45। ठीक हो गया। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी 45। असल में x क्या है विड्थ, और वो है x विड्थ है ना, तो विड्थ आ गई आपके पास 15 और लेंथ आ गई आपके पास 45। सो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह ख़त्म होगी, आप लिख सकते हैं सो विड्थ इक्वल टू 15 लेंथ 45। ये आपका क्या है जी आंसर। समझ आ गई। आप नीचे करके लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह ख़त्म होगी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, आपने नीचे करके लिखना है। और ये रेड बॉल पॉइंट का मकसद ये है कि आपको क्लियर नज़र आए कैसे कट रहा है। ब्लैक से काटूँ ना तो वो थोड़ा सा गैर वाज़ेह होता है, सही समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के रेड बॉल पॉइंट यूज़ किया। ये पूरा सवाल आपके सामने आ गया जी। ठीक है जी, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने स्टेटमेंट भी लिखी है। इसमें क्या करना है आपने, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपने इसमें से डाटा उठा के उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म देनी है। उसके बाद उसको मर्ज़ी या क्रैमर रूल से करें या मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से करें। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत आसान है। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर अरसलान, वो गया है दुकान पे, गर्मियाँ थी ना, तो गया है जी 5 एयर कूलर, यानी वो जो कूलर नहीं होते रूम कूलर, वो उठा के ले आया, और 5 ही AC यानी एयर कंडीशनर्स 5 AC ले आया कंपनी A से, और उसने 9,000 रुपये पे किए। ठीक है, 90,000 रुपये पे किया। उसके बाद फिर जनाब उसका घर कोई बहुत बड़ा था, वो दोबारा गया उसी दिन, और उसने क्या किया 60,000 पे किया, और 2 रूम कूलर लाए और 4 AC लाया। कहता है आप मुझे बताएं कि उसने एक जो आइटम है यानी कि रूम कूलर, उसकी कीमत भी आपने बतानी है कितने में ख़रीदी, और AC एक कितने में ख़रीदा ये भी आपने बताना है। तो चीज़ आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सोल्यूशन में जाके आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। उसने 2 ही आइटम ख़रीदे हैं, एक रूम कूलर ख़रीदा है और एक आइटम जो है AC ख़रीदा है। हाँ, मिकदार में फ़र्क है, एक यानी AC जो है एक दफ़ा उसने 5 ख़रीदे हैं, दूसरी दफ़ा उसने 4 ख़रीदे हैं। रूम कूलर उसने पहली दफ़ा 5 ख़रीदे हैं, दूसरी दफ़ा उसने सिर्फ 2 ख़रीदे हैं। मिकदार में फ़र्क है, बाकी बाई नेचर 2 ही आइटम है, AC और रूम कूलर। तो लेट करके आप करेंगे लेट प्राइस ऑफ एयर कूलर, यानी वो जो रूम कूलर नहीं होता जिसके अंदर पानी भी डालते होते हैं हम लोग, वो उसे एयर कूलर कहते हैं। प्राइस ऑफ एयर कूलर कितनी है हमें नहीं पता है, एक प्राइस। लेट प्राइस ऑफ एयर कूलर हम कह देते हैं x, एक की प्राइस ऑफ ए एयर कूलर इज़ x, एंड प्राइस ऑफ ए एयर कंडीशनर इज इक्वल टू y। एक को आप x कह दें, एक को आप क्या कह दें y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, क्वेश्चन कंडीशन के मुताबिक क्या होगा, ACCORDNG। क्वेश्चन कंडीशन के मुताबिक ये पहली दफ़ा उसने कितने ख़रीदे जी 5 एयर कूलर को आपने क्या कहा है x, तो ये बन जाएगा 5x प्लस एंड की जगह प्लस आ जाएगा, और 5 एयर कूलर को आपने क्या कहा है y,
5x प्लस 5y इक्वल टू कितना खर्चा किया, 90,000। तो हम लिखेंगे 5x प्लस 5y इक्वल टू, जैसे मैं कहता हूँ चीनी, मैं कहता हूँ चीनी 10 किलो लानी है, तो आप इसके पीछे 10 लगा दें, 10 किलो चीनी। ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे ही मैंने कहा एयर कूलर, तो एयर कूलर को मैं x कह रहा हूँ, तो x के साथ मैंने लगा दिया 5 एयर कूलर प्लस 5 AC बराबर है कितनी कीमत के थे, 90,000 के। ठीक हो गया। और फिर हमने क्या किया, एंड फिर दूसरी दफ़ा जब वो गया तो उसने क्या किया जी, 2 रूम कूलर लिए और 4 AC लिए। रूम कूलर के लिए हमने क्या किया था, 2x, देखें ना 2 रूम कूलर है तो ये 2 और ये x हो जाएगा, और 4 और एयर कंडीशन की जगह हमने y लिखा हुआ तो ये y हो जाएगा। 2x प्लस 4y इक्वल टू कितने पैसे खर्च किए, 60,000। ठीक हो गया। ये देखें, अब यहाँ से आगे तो आपको सवाल करना आना चाहिए। समझ आ रही है। ये एक तरह से सवाल आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, आप रियल लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे हल कर सकते हैं जब आपको ना पता हो। अब क्या करना है, इसको क्रैमर रूल से मैं करूँगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो 5x प्लस 5y, एक मिनट। अच्छा, अब आप पहले मैट्रिक्स में क्या करते होते हैं, x और y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, यानी x और y के साथ चिपका हुआ नंबर, इस x के साथ चिपका हुआ नंबर 5 है, इस y के साथ चिपका हुआ नंबर b5 है, इस x के साथ चिपका हुआ नंबर 2 है, इसके साथ चिपका हुआ नंबर 4 है। ये कैटेगरी होगी। अब आपने इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल हैं वो x और y हैं, वो एक दफ़ा लिखने हैं, और यहाँ पे जो नंबर हैं जिस तरह लिखे हुए वो वैसे की वैसे आपने लिखने हैं, 90,000 और 60,000। अच्छा, अब आपने इसको बाय क्रैमर रूल से मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा आसान शॉर्ट है, तो आप इसको नाम दे दें, पहले वाले को ए का, बाहर हो गया, इसको आपने ए का नाम दिया। अब आपने एक्स फाइंड करने के लिए, यानी कि एयर कूलर की कीमत मालूम करने के लिए जो एक्स है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए एक्स, जो कि बनेगा 2 मैट्रिक्स के, इस और इस मैट्रिक्स के मिक्स अप से। कैसे, मैं आपको बता के आया हूँ। इस वाले कॉलम को उठा के आप रखेंगे पहले इस वाले कॉलम के ऊपर, यानी इस वाले को पहले लिखेंगे 90,000, 60,000, और ये वाला कॉलम उठा के इस वाले के ऊपर रखेंगे, ये वाला इसके ऊपर, और बाकी क्या बचता है 5 4। ठीक हो गया। ये ए एक्स बन गया आपके पास। और ए वाई कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनता है, इस वाले कॉलम को उठा के ए के दूसरे कॉलम के ऊपर रखेंगे ऐसे यहाँ पे। तो पहला वाला कॉलम वैसे का वैसा 5 2, और इस वाले की जगह क्या आ जाएगा 9,000, 90,000 और 60,000। ठीक हो गया, ये ए वाई बन गया। अब आपने चुप करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और दरम्यान में साइन माइनस, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 5 2 से, तो ये आ जाएगा 5 4 20 माइनस 5 2 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपने फाइंड करना है, उसके लिए भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए एक्स के ये आपके सामने मौजूद है, ए एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 0 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय जिस वन करें, बात एक ही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 9 4 36 और आगे वही 4 0 माइनस 6 5 30 और आगे 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब इनको माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक हो गया यूनिट। ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आ गया। अब आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, इसको फाइंड करना है, उसके लिए भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए वाई में क्या है, किधर है, ये 5 को पहले से मल्टीप्लाई करवाना है, यार ये जगह कम पड़ गई, 6 0 0 0 0। ठीक हो गया। और ये 9 0 0 0 0 और मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, अब क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 30 और आगे 0 0 0 0 माइनस 9 2 18 और 0 0 4 0,
इनको लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120000। ये आपके पास ए वाई आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ठीक हो गया। अब आपने फाइंड करना है, आपको पता है एक्स के बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई क्रैमर रूल के तहत डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स आपके पास क्या है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 60,000 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है 10। 0 0 से कट गया तो एक्स आपके पास क्या आ गया जी 600, 6000। यानी प्राइस ऑफ एयर कूलर कितनी है जी, एक की 6000। इसी तरह आल्सो वाई किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या है 120000 डिवाइडेड बाई, नज़र आ रहा है जी, हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10। 0 0 से कट गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई आपके पास क्या आ गया 1200, 12,000। यानी एसी आपका क्या है 12,000 का, और आपका रूम कूलर कितने का है 6,000 का, एक रूम कूलर 6,000 का, और एक जो है वो कंडीशनर, एयर कंडीशनर यानी एसी 12,000 का है। तो ये आपके क्या है जी आंसर। ठीक हो गया, कितना आसान था। कोई गलती छलती हो जाती है बाज़ औक़ात, चूँकि आप लोग सामने नहीं होते तो मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए, ओवरऑल मैं कोशिश करता हूँ ना हो, फिर भी इंसान होने के नाते हो जाती है। तो ये पूरा सवाल आपकी स्क्रीन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। वो कह रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम मिस्टर हबीब है, वो एक सुपर स्टोर पे जाता है और पहले क्या ख़रीदता है जी, कुकिंग ऑयल ख़रीदता है 6 kg, फिर चीनी ख़रीदता है 5 kg और 360 रुपये अदा करता है। फिर दोबारा उसको घर से भेज देंगे, जाओ दोबारा की चीज़ें लेकर आओ थोड़ी और। फिर मज़ीद वो 3 kg कुकिंग ऑयल ख़रीदता है और चीनी ख़रीदता है और 315 रुपये पे करता है। कहता है आपने पर kg प्राइस हर आइटम की फ़ाइंड करनी है। आइटम 2 ही हैं, ऑयल ख़रीदता है और चीनी ख़रीदता है। ये 2 चीज़ें ख़रीदता है, इन दोनों की आपने कीमत बतानी है पर kg कितनी है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाके लेट करके प्राइस ऑफ 1 kg, पर kg 1 kg बनता है 1 kg कुकिंग ऑयल, उसे आप कह दें x, और इसी तरह लेट करके प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। ये इस तरह के निशानों से मुराद ये कि ऊपर वाली लाइन नीचे आ रही है, इक्वल टू, इसको आप कह दें y, देन बाय क्वेश्चन कंडीशन क्या हो जाएगा देखें, 6 कुकिंग ऑयल को हमने क्या कहा था x, 6x एंड बन जाएगा प्लस 5, और ये शुगर क्या था y, 6x प्लस 5y इक्वल टू 360। ये लिखें आप 6x प्लस 5y इक्वल टू 360। इसी तरह 3 kg 3 कुकिंग ऑयल है तो x, 7 और कुक शुगर है तो y प्लस 3x प्लस 7y कितना पे किया 315। लिखें 3x प्लस 7y इक्वल टू 315। कितना आसान है देखें, ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो इसको आपने हल करना है आप, तो इसको आप क्रैमर रूल से करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले इसको। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, आपने क्या करना है इसमें, यहाँ पे जो x और y के साथ इन्वॉल्व वेरिएबल नंबर है उसको आपने पहले लिखना है। x के साथ क्या है 6, 5 के साथ y के साथ 5, x के साथ 3, y के साथ 7, और यहाँ पे जो इन्वॉल्व वेरिएबल हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे जो राइट साइड पे नंबर बचते हैं उसी फॉर्म में 360 और 315। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसकी तो आपको बहुत प्रैक्टिस होगी। अब आपने क्रैमर रूल को यूज़ करना है, वो ज़्यादा आसान और शॉर्ट भी है। इसको नाम दे दें आप ए का। अब आपने 2 मज़ीद मैट्रिक्स बनाने हैं, एक का नाम होगा AX और एक का नाम होगा AY। AX से आप x फाइंड करेंगे यानी कि कुकिंग ऑयल, और एक AY से आप शुगर की कीमत फाइंड करेंगे। ठीक है, तो AX कैसे बनता है, ये वाले जिनके अंदर डाटा वाकई में जेन्युइन नंबर्स की फॉर्म में मौजूद है, इन 2 मैट्रिक्सेस यानी जो कि A है, इसको मिक्स करने से एक तरीके से AX बनेगा, इसको एक और तरीके से मिक्स करेंगे तो AY बनेगा। कैसे मिक्स करना है, इस पूरे कॉलम को उठाना है, ऐसे ही उठा के ए के पहले कॉलम के ऊपर रख देना है, यानी इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है।
तो ये AX बन जाएगा। तो पहला कॉलम क्या है जी 360 315 और बाकी क्या बचता है जी 57। AX बन गया। और AY कैसे बनेगा, ये वाला उठा के इस कॉलम के ऊपर रखते हैं। तो 63 वैसे का वैसा और ये वाला इसकी जगह, इस कॉलम की जगह ये आ जाएगा 360 और 315। समझ आ गई। ये AX और AY बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों के डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेने। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान में साइन माइनस। तो 6 7 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 से। समझ आ रही है। तो ये हो जाएगा 6 7 42 माइनस 15। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 27। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया 27। इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट ऑफ AX भी फाइंड कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान में साइन माइनस। तो AX की तरह 360 मल्टीप्लाई बाय 7 आप करेंगे। किधर गया, हाँ ये 7 और 5 मल्टीप्लाई बाय 315। तो AX आपके पास क्या आ जाएगा जी 2520 माइनस 1575। तो इनको प्लस माइनस करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे, यह आ जाएगा 945। डिटर्मिनेंट ऑफ AX। इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट ऑफ AY फाइंड करना है, आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ AY के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान में साइन माइनस। तो AY की तरह जी ये है 6 और इसको मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 315, ठीक है जी। और 360 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 1890 माइनस 1080। इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 810। डिटर्मिनेंट ऑफ AY। ठीक हो गया, कितना आसान था। अब आपने क्या करना है, बाई क्रैमर रूल के तहत आपको पता होना चाहिए x बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। आपने उठा के वैल्यूज़ डालनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AX आपके पास क्या है, हैं जी, डिटर्मिनेंट ऑफ AX आपके पास है 945 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास क्या है जी 27। इसी तरह आप y को भी डाल लें, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। AY क्या है जी 810 डिवाइडेड बाय किधर गया 27 जी। अब आपने इसको काट लेना है किससे, एक मिनट, मेरा रेड बॉल पॉइंट पता नहीं कहाँ घूम गया। ये इनको काटने के लिए मैं गया था। अब इसको आपने काट लेना है, ये 3 के साथ कटेगा, 3 9 एक मिनट यार, 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 3 और 1 यहाँ जाके 15 बनेगा, 3 5 15। फिर मज़ीद कटेगा 3 3 9, 3 10 30 और 1 बचेगा 5 के साथ, 3 5 15। और फिर इसको मज़ीद काटें आप, 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15, ये 35 आ गया। इसी तरह इसको काटें 3 9 और ये बन जाएगा 3 2 6 और 3 7 और 0 वैसे का वैसा, 3 3 और 3 9 और 0 वैसे का वैसा, 3 1 3 3 और 0, 35 और 30 आंसर आ रहे हैं आपके। तो ये क्या आ जाएगा जी, x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है आपके पास जी 35 और y की वैल्यू क्या आ रही है जी, इधर क्या 30। यानी x क्या है असल में कुकिंग ऑयल की पर केजी वैल्यू और y क्या है शुगर की पर केजी वैल्यू। ठीक हो गया, ये आपके सामने है जी, सारा सवाल आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें जो स्टेटमेंट आपके सामने आप पढ़ लेंगे, मैं इसको आसान फहम अंदाज में बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें यह है कि एक बंदा है जो मैगज़ीन भी ख़रीदता है, यानी कि रिसाले ख़रीदता है और अखबार भी ख़रीदता है। सबसे पहले मैगज़ीन को आप समझ लें, मैगज़ीन रिसाला होता है जो कि हर महीने में छप के आता है, हर महीने का एक रिसाला होता है। और जो न्यूज़पेपर होता है उसे अखबार कहते हैं, अखबार जो होता है वो हर दिन आता है। ठीक है, तो वो कहता है मई के महीने में उस बंदे ने 5 मैगज़ीन ख़रीदे और डेली न्यूज़पेपर भी ख़रीदे जो कि बनते हैं 230 के। और आपको ये पता होना चाहिए कि साल के 4 महीने जो होते हैं ना, वो सितंबर अप्रैल जून नवंबर, इनको याद करने का तरीका ये है 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, ये 30 दिन के होते हैं, ये 4 माह।
और फरवरी को छोड़ के, फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है, फिर 4 साल बाद 29 का हो जाता है, एक साल। तो बाकी जितने भी महीने हैं ना इन 5 के अलावा, 4 ये और एक फरवरी वाला, इसके अलावा जितने महीने हैं वो 31 के होते हैं, ठीक है। तो ये मई भी क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, यानी 31 का महीना था। द बिल फॉर 5 मैगजीन्स एंड डेली न्यूज़पेपर वाज दिस वन। फिर मई के बाद जून जो है उसने उसमें 4 मैगज़ीन ख़रीदे। अब 4 मैगज़ीन उसने किसी और महीने के ख़रीदे होंगे लेकिन ख़रीदे। एंड डेली न्यूज़पेपर वाज 210। तो कुछ भी नहीं करना आपने, सबसे पहले क्या करना है, मैगज़ीन को एक्स कह देना है और न्यूज़पेपर को आपने क्या कह देना है, वाई। ठीक हो गया। सॉल्यूशन में जाके आपने फाइंड क्या करना है, मैगज़ीन और डेली न्यूज़पेपर की एक मैगज़ीन और एक न्यूज़पेपर की प्राइस आपने फाइंड करनी है। तो आप करेंगे लेट प्राइस कर लें, हाँ, प्राइस ऑफ ए मैगज़ीन इक्वल टू एक्स एंड लेट प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर, इसको आप कह लें वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या किया जी उसने, महीना कौन सा था, मई का, और मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन का महीना होता है। मतलब 31 न्यूज़पेपर उसने ख़रीदे और 5 मैगज़ीन की तो उसने मकदार आपको बताई है। तो 5 और क्या आ जाएगा एक्स, 5x, यानी 5 उसने मैगज़ीन ख़रीदे और क्या ख़रीदा, जमा कितने न्यूज़पेपर ख़रीदे, 31, क्योंकि महीना 31 का था, मई 31 का होता है। तो 31 न्यूज़पेपर ख़रीदे। न्यूज़पेपर के लिए सिंबल क्या यूज़ हो रही है, वाई। कितने में ख़रीदे, 230। यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना, यही कन्फ्यूजन की वजह है। मई 31 का होता है, जून जो होता है वो 30 का होता है, जून का महीना 30 का होता है, इसलिए यहाँ पे 31 आ रहा है महीने की वजह से, मई के महीने की वजह से। आगे उसने जून में भी उसने 4 मैगज़ीन ख़रीदे जी, कितने, फॉर द मंथ ऑफ जून, किधर गया, फॉर 4 मैगज़ीन, देखें 4 मैगज़ीन, 4 आ गया, 4 अपनी जगह, मैगज़ीन की जगह आ गया एक्स, 4x प्लस वाई, यानी कि न्यूज़पेपर भी ख़रीदे लेकिन महीना जून का था। जून में कितने दिन होते हैं, 30। न्यूज़पेपर डेली होता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे महीने की निस्बत से 30 लिखा, यहाँ पे महीने की निस्बत से 31 लिखा। ये मई का महीना है और ये जून का महीना है। कितने पैसे लगे, 210। समझ आ गई। 5x प्लस डेली न्यूज़पेपर चूँकि महीने के थे, मई के, तो 31y इक्वल टू कितने, 230। इसी तरह आ गया 4x एंड की जगह प्लस आ गया, और जून के महीने में 30 दिन होते हैं, 30y इक्वल टू 210। ठीक हो गया, ये फॉर्म बन गई। अब तो आपके लिए मसला ही नहीं होना चाहिए। आप इसको लिखें इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे x और y के जो कोफिशेंट्स हैं, जो चिपके हुए नंबर हैं, वो पहले ही लिखेंगे 5, 31, 4 और 30। और यहाँ पे जो इन्वॉल्व वेरिएबल हैं जो यूज़ हो रहे हैं वो x और y हैं, वो लिखेंगे। और यहाँ पे जो राइट साइड पे नंबर होंगे वो लिखेंगे एज इट इज़। ये कन्वर्ट हो गया। अब इसमें आपने पहले वाले को लाजमी a कह देना है। ठीक हो गया। और आप चूँकि क्रैमर रूल से करना चाह रहे हैं तो आपने एक और मैट्रिक्स बनाना है, उसका नाम रखना है आपने ax, और फिर एक और मैट्रिक्स बनाना है, उसका नाम रखना है ay। ax से आप x को फाइंड करेंगे, ay से आप y को। कैसे फाइंड करना है, ये वाला जो आखिर में राइट साइड पे मैट्रिक्स है, इसको उठा के आपने a वाले मैट्रिक्स के शुरू वाले कॉलम पे रखना है। इस कॉलम को उठा के इसके ऊपर रखना है। ये क्या बन जाएगा, 230, 210, और ये 31 और 30। इसी तरह इसको अब उठा के दूसरे वाले कॉलम पे रखना है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 230, 210, और यहाँ पे 5 और 4। अब आपने चुप करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाना है, 5 को 30 के साथ और 31 को 4 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 150 माइनस 124, और क्या आ जाएगा आपके पास 26। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ax आपके पास कैसे आएगा, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में साइन माइनस, और फिर दूसरे और तीसरे को।
तो ये एक्स की तरह तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 और इसी तरह 31 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 6900 माइनस 6510। तो ये प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 390। ठीक हो गया। ए एक्स भी आपके पास आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई अब आपने फाइंड करना है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और साइन दरमियान में क्या आएगा जी माइनस। तो 5210 से मल्टीप्लाई होगा और 234 से। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1050, इन दो को मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 920 और आंसर क्या आ रहा है 130। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या आ गया 130। आपको पता है कि क्रैमर रूल में x बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज डालें ए एक्स आपके पास क्या है डिटर्मिनेंट 390 डिवाइडेड बाई 26। इसको अब आप काट लें 1 पॉइंट, इसे काट लें 2 के टेबल से काट लें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10। अब ये 13 से ही कटेगा। चलें वाई को काटते हैं आगे। y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये क्या है जी 130 नज़र आ रहा है। हाँ जी 130 डिवाइडेड बाय 26। इसको भी आप 2 से काटेंगे पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा और 2 8 ज़ा नहीं 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। अच्छा अब ये ना 13 से ही कटेंगे दोनों, क्योंकि मैंने पहले रफ में देख लिया था। तो ये देखें 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करें जी 13 मल्टीप्लाई बाय 15 करें ना तो 195 आता है। ये देखें ये 195 है, 495 नहीं है। 13 1 ज़ार 13 और 13 15 ज़ार 195। इसी तरह 13 1 ज़ार और ये 13 आ जाएगा जी 5 ज़ार। देख लें 65 आ रहा नहीं आ रहा। तो इस तरह आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 15, y की वैल्यू आ गई 5। यानी x क्या है आपके पास मैगज़ीन की कीमत 15 रुपये है, जबकि न्यूज़पेपर की कीमत क्या है जी 5 रुपये। समझ आ गई। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्स वाई आपने फाइंड कर लिया, वही मैगज़ीन है वही न्यूज़पेपर है, ये आपका क्या है जी आंसर। या लिख भी दें आप प्राइस ऑफ अ मैगज़ीन इक्वल टू 15 एंड अ प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर इक्वल टू 5। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने ख़त्म को पहुंचा। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।